नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी पहुंच गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। आज काफ़ी बड़ी खबरें और एक बहुत दर्दनाक खबर दिल्ली से आई है, तो शुरुआत में सबसे पहले उसके बारे में आपको एक अपडेट हम देते चलें। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक अग्निकांड हुआ है। लेमन ग्रीन इन नाम के एक रेस्टोरेंट कम होटल में बहुत ज़बरदस्त आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा भयानक बात यह है कि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और तस्वीरें आप देखिए ज़रा, लोग कैसे इस तिमंजिला होटल से कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे, वो आपको दिखाई दे रहा है। 40 से ज़्यादा दमकल कर्मियों को वहाँ पर लगाना पड़ा आग को बुझाने के लिए। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए ताकि ऊपर से लोग दूसरी तीसरी मंजिल से नीचे कूद सकें। एक महिला अपने बच्चे को लेकर के कूदी, ऐसे हालात थे। 21 लोगों की जान चली गई है। लोगों को इसका मतलब कोई मौका ही नहीं मिला संभलने का। अब इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं वो और शॉकिंग है। ये मालवीय नगर की एक कंजेस्टेड सी गली के अंदर दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा होटल चल रहा था 3 मंजिल का। और इसमें ये पता चल रहा है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में शुरू हुई थी उस वक्त, जी, उसमें केवल 6 कमरे बनाने की इजाज़त थी। और इसमें होटल के मालिक ने इसको 25 कमरों का आकार दे दिया। इसमें रेस्टोरेंट चल रहा था, ऊपर 2-3 मंजिल पर कमरे बने हुए थे, बेसमेंट तक में पता चल रहा है कि कमरे बने हुए थे। आग कैसे लगी अभी तक इसकी पूरी खबर तो नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आपको तारों का जंजाल भी दिखाई दे रहा है, तो एक पक्ष ये है कि शायद इनसे कुछ हुआ, तारों में कुछ हुआ जिससे आग लगी। ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि बेसमेंट में कुछ सिलेंडर भी रखे हुए थे। लेकिन ये इतना दर्दनाक अग्निकांड है, आप तस्वीरों को देखेंगे तो दहल जाएंगे कैसे पूरा होटल जो है वो आग की लपटों में घिर गया। और उसके बाद लोगों को, जो लोग वो भी खुशकिस्मती थे जो कि कूद भी पाए, उसमें भी लोगों को बहुत चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं पैर, लेकिन फिर भी उनको कम से कम इतना मौका तो मिल गया कि कूद करके वो झुलसने से बच गए। बाकी तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज़ भी जो हैं वो इतनी बुरी तरह झुलसी हुई हैं, उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, तो इसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी, वो ग्राउंड पर वहीं इस वक्त मौजूद हैं, वो एक अपडेट आपको दे दें। अतुल, कैसे हुआ है ये सब कुछ? पहले तो एक जरा ये बात समझा दें, 21 मौतें हो चुकी हैं, क्या अपडेट और है? देखिए सौरभ, मैं इस समय उसी होटल के बाहर मौजूद हूँ और अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ कि कंडीशन किस तरीके से है इस होटल की। आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। नीचे आप देखेंगे बेसमेंट के आगे एक रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के ऊपर ये पूरा होटल है जिसमें 25 कमरे बने हुए थे। और जो खिड़कियां हैं, क्योंकि आग लगभग सुबह 8:45 बजे पीसीआर को कॉल मिलती है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड को कॉल मिलती है कि ये जो होटल है इसके अंदर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन एकाएक आग जो है वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेटे में ले लेती है। रेस्टोरेंट था और ऊपर जो है वो 25 कमरे इस होटल के अंदर बने हुए थे। और आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो काली पड़ चुकी है। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। आसपास के लोगों ने यहाँ पर नीचे गद्दे बिछा दिए थे ताकि लोग अगर नीचे गिरते हैं तो उन गद्दों के ऊपर गिरे, उनको चोटें ना आए। लेकिन 21 लोग लेकिन आप देखिए कि 21 लोगों की मौत इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हो चुकी है। लगभग 37 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी इन घायलों में भी कई लोगों की हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है। तो ये जो पूरा होटल यहाँ पर चल रहा था, गलियां आप देख सकते हैं, मालवीय नगर की संकरी गलियां हैं। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में यहाँ पर काफी दिक्कतें हुई। लगभग 40 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया गया, लेकिन 21 लोगों की मौत अब तक इस पूरे अग्निकांड के अंदर हो चुकी है। तो जैसा पहले हमने बताया कि 2010 में इसको 6 कमरों का होटल बनाने की इजाजत मिली थी, लेकिन इसके कई रूम बढ़ाए गए और 25 रूम जो है वो इस होटल के अंदर अब तक बन चुके थे, जिसमें लोग रह रहे थे। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है सौरभ कि पास ही मैक्स हॉस्पिटल है और वहां के जो मरीज वहां पर आते हैं, उनके जो उनको देखरेख करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ पर रूम लेते थे। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि इन 21 लोगों की जो मौतें हुई हैं उनमें ज्यादातर विदेशी हैं। तो यानी कि जो 21 लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर विदेशी है जो पूरा ये अग्निकांड हुआ है। फिलहाल कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसकी अभी पूरी तफ्तीश जो है वो अतुल, जो कुछ आप बता रहे हैं सब बहुत ज्यादा दर्दनाक है। आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, कोई भी आपके पास अपडेट हो जुड़ करके प्लीज आप व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन बहुत ही खौफनाक खबर है। और अभी जो बात अतुल ने बताई,
वो तो और ज़्यादा इस खबर को गमगीन कर देती है। वो कह रहे हैं कि इस होटल में जो लोग रुकते थे वो ज़्यादातर तीमारदार थे, क्योंकि बगल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें खास जो विदेशों से इलाज कराने के लिए लोग आते हैं वो वहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं। उनके परिवार के लोग ज़्यादातर इस इलाके के होटल्स में रहा करते थे, इन्स में रहा करते थे। लेकिन वही बात है, अब हर बार जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है हम बात करते हैं कैसे हुआ, किसी को पता क्यों नहीं चला, इतनी अनियमितताएं हो रही थी, सबको मालूम होगा। फायर डिपार्टमेंट को भी मालूम होगा, एमसीडी को भी मालूम होगा, ये पुलिस को भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी ये आज हुआ आपके सामने। त्रिपाठी जी। सौरभ जी, ऐसी खबरों पे ना कई बार चूंकि जब से ये खबर सुनी और देखी है मन स्थिति नहीं बनती है कि इस पर क्या बात करें। और आपने कहा ना कि सबको पता होगा, पता होना तो एक बात है, अभी ये सवाल पूछा जाएगा कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, फिर अगले हादसे तक ये सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। मतलब एक तो होता है कि उसका उत्तर मिलना, और कॉमनवेल्थ गेम्स के समय ये बना 6 से 21 कमरा हो गया, ये वाला थोड़ा सा मुझे बात करने लायक नहीं लगता है। असली बात ये है कि कोई एक व्यवस्था जो किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए सरकारों के पास नहीं है, वो मसला है। 6 से 21 कमरे हो गए, ये कहाँ खबर है भाई? हर जगह तो कमरे बढ़ जाते हैं, हर जगह तो नक्शा बनवा के करे या बिना नक्शा बनवाए करे। अच्छा, क्या जो नक्शा बनवा के कर लिया वो सब सुरक्षित है क्या? फिर वही सारी चीजें निकलेंगी कि इस पूरे इलाके की हम मैपिंग करेंगे। और अभी तो एक घटना हुई थी ना दिल्ली की, मुझे याद तो आ रही है, उसके बाद यही तो कहा गया था कि पूरी दिल्ली की जियो मैपिंग होगी, पूरी दिल्ली की फायर सेफ्टी ऑडिट होगी पूरी दिल्ली में। और उसके बाद कमाल ये होता है कि पूरे देश में होने लगता है, हर नगर निगम, हर प्रशासन, हर अथॉरिटी, उसके बाद फिर सब सो जाते हैं, फिर जाने जाएं, फिर लोग मर जाएं, फिर इस तरह से जलते हुए दिखें, फिर अफरा तफरी मची, फिर आते हैं। थोड़ा सा मुआवजा बांट दे जी, थोड़ा सा मुआवजा बांट दे। हाँ बिल्कुल। और क्या हम सचमुच अर्बन लिविंग जिसको कहते हैं उसका कोई तरीका निकाल पाए हैं? जिस गांव से हम शहरों की तरफ भागते आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि रहने के लिहाज से शहर अच्छे होते हैं, लेकिन क्या हमने शहरों को सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक ऐसे ट्रॉमा सेंटर में तब्दील कर दिया? पूरा शहर ट्रॉमा सेंटर हो गया। जैसे अस्पताल का एक इमरजेंसी वार्ड होता है जिसको ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, पूरे शहर ट्रॉमा सेंटर हो गए। अब ये खबर देखने के बाद आप कौन से एंगल, किसको जवाब दे ठहराएंगे? किसी को पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक किसकी बात करेंगे? मुख्यमंत्री से लेकर विधायक सांसद तक किसकी बात करेंगे? या फिर उस फायर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, नगर निगम वाला, जो नक्शा बनाने वाला, किसकी बात करेंगे? सवाल यह है कि हम पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं। कुछ रुपए ज्यादा मिले, महीने की कमाई होती रहे, हमारा काम चलता रहा। हमको भी लगता है ठीक है भाई, बगल में देखते हैं कि ये स्थिति है, जाने कितने ऐसे मोहल्ले हैं जहां बगल में तार होते हैं, कभी बच्चा पकड़ ले, कभी कोई। और हमको याद है उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया था बिजली में चिपक गए थे बच्चे। तो मुझे बार बार लगता है कि इसमें किसको जवाब दे ठहराएं? क्या हम शहरों में रहने का कोई तंत्र विकसित कर पा रहे हैं? क्या सचमुच जीना जिसको कहते हैं, जीवन जिसको कहते हैं, वो है, या बस यूं ही है, एक बार फिर मरेंगे, फिर चर्चा होगी, फिर खत्म हो जाएगा? अब तो कभी कभी ये मन करता है किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ अगर इसी से बचना है तो, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो कर दो कि आगे दोबारा से ऐसा कभी कुछ ना हो। अगली खबर पर बढ़ते हैं, और इस खबर पर कोई भी अपडेट जैसे आएगा सीधे तुरंत आप तक हम पहुंचाएंगे। आज एक ऐसी खबर, इसको सुनकर देश में थोड़ी बेचैनी भी हुई होगी। एक खबर अचानक ट्रैवल करने लगी है। एक विदेशी मीडिया हाउस ने, ब्लूमबर्ग ने, उसकी इंडिया विंग ने एक तरीके से ये दावा किया कि सरकार ने सोना बेचा। मतलब सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया विदेश में जाकर के। विदेशी मुद्रा भंडार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, मध्य पूर्व में इस वक्त जो तनाव चल रहा है देश के अंदर, प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी थोड़े दिनों पहले कि फॉरेस्ट रिजर्व्स को हम लोग किफायत से खर्च करें, तो तेल, गैस, सब कुछ हम लोग को सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उससे ये खबर जोड़ी। अब एक एनालिस्ट ने अब ये बताया जा रहा है, ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट ने ये दावा किया, उसके क्या बेसिस था उस पर हम लोग अभी जाएंगे, लेकिन इसका सरकार की तरफ से फैक्ट चेक कर दिया गया है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पीआईबी की तरफ से, मतलब भारत सरकार की तरफ से ये दावा बिल्कुल गलत बताया गया, फेक बताया गया है कि सोना बेच करके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया गया। बताया गया सरकार की तरफ से कि सितंबर 2025 से मार्च 2026 में के बीच 13.92%, मतलब लगभग 14% के मुकाबले हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 16.7% हो गया। जबकि मई की बात करें तो ये 16.85% था। मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की का जितना शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, कम होने के बजाय।
लेकिन तब तक ये खबर आ चुकी थी, विपक्षी दलों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन इसलिए सरकार ने फिर इसके ऊपर जो है सफाई दी है। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है, क्या सरकार इतनी ज़्यादा कंगाल हो गई है। पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन परिस्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। एक तो ये बात फैक्चुअली गलत है, देश का सोना बेचा गया है, देश का सोना बेचा गया था, 1990 में बेचा गया, चंद्रशेखर के समय गिरवी रखा था, गिरवी रखा बेचा और गिरवी दोनों था। चंद्रशेखर कुछ बेचा और कुछ गिरवी था, लेकिन ये काम पहले हुआ। लेकिन बहुत अलग मैं इसमें जो है अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो इनको मौका मिला था कहने का, वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सरकार का इस पर रिएक्शन आ जाए। सरकार क्या वो दबाव बना रहे थे कि सरकार इस पर बोले? सरकार ने इस पर जवाब दे दिया है कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है। सर स्वागत है आपका। मैंने कहा भाई ये खबर तो आज नहीं 2 दिन पुरानी हो गई है। ये बेचने की कि सोना बेच करके गोल्ड रिजर्व को ये आज फैली, आज खबर। हाँ जी सर, फैली आज। ब्लूमबर्ग ने उसको खबर को दिया था, उसके बाद बहुत रिएक्शन हुआ तेजी से, और सरकार उसके बाद सामने आई कि भाई बेचा नहीं गया है, बल्कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो पिछले दिनों सरकार ने सोना खरीदा है, कुछ और खरीदा है जी। हालांकि उस पर भी चर्चा हो रही थी कि सरकार ने सोना क्यों खरीदा, क्योंकि जब ये खरीदा गया उसके थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सोना नहीं खरीदा जाए, तो वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए और दूसरा रुपये को स्टेबल करने के लिए जो लगातार गिर रहा था, बिल्कुल उसके लिए कुछ और सोना खरीदा गया। पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उस पर स्टॉक पर हम लोग गोल्ड रिजर्व पर आ गए, और पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो यूएस में और देशों में जो वॉलेट में जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको भी भारत वापस लाया गया है, ताकि हमारा जो रिजर्व है वो सेफ रहे और वो रुपया उसको बनाने में ताकत बढ़ी रहे। पिछले साल भर में भी कुछ गोल्ड खरीदा गया, हालांकि वो बहुत बड़ी खरीद नहीं है, लेकिन वो रुपये को स्टेबल करने के लिए किया गया। तो वो सारी खबरें हुई है। अब सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया इसमें, लेकिन चर्चाएं बार बार बहुत सारी होती है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है अचानक जब ये खबर आती है। अभी आपको ध्यान हो, कुछ दिनों पहले भी एक और बड़ी खबर आ गई थी जिसको लेकर फिर सरकार ने रिएक्ट किया था। तो ऐसी खबरों से देश में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है, एक इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ती है, क्योंकि ठीक नहीं चल रहा है। गोल्ड बेचने की खबर से है ना, हमारा वैसे ही गोल्ड को लेकर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि इसका जल्द जो है इसका जो है वो फैक्ट चेक जो आ गया। हाँ सर, मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले एक अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक विधिवत इस पर लेख लिखा गया था, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत सरकार जो है वो अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, रुपया जो गिर रहा है उसको स्टेबल करने के लिए गोल्ड रिजर्व जो है उसको बेच रही है। तो ये तो अच्छा हुआ कि आज हमें भी लग रहा था, हम तो जिक्र ही नहीं करना चाहते थे इस बात का, लेकिन ये अच्छा हुआ कि फेक खबर निकली। ये खबर ये दिन से चल रही थी, हर हमने इंतजार किया कि इस पर सरकार की तरफ से कुछ जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आए तब तक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट देश के अंदर फैले। तो जब सरकार का जवाब आ गया तो हमने कहा कि ये बात हम आपको बता दें। जी समीर, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरीके से झूठी खबर ब्लूमबर्ग ने जो फैलाई है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से बिना तथ्यों के साथ अगर आप करते हो, इतनी बड़ी खबर आप कर रहे हो, आप बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हो कि आप खबर करते हो बिजनेस के इसमें, तो कम से कम आपको अपना फैक्ट चेक कर लेना चाहिए था। सरकार के अधिकारी का आंकड़े आपको लेना चाहिए था, सरकार के किसी अधिकारी का बयान, आरबीआई के किसी अधिकारी का बयान आपको वर्जन लेना था। इस तरीके से खबर कर देना और बाद में सरकार उसका खंडन कर रही है, लेकिन जो पैनिक क्रिएट हुआ इसके अंदर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सरकार ने बहुत स्पष्ट किया तमाम मौकों पर कि अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं कि देश को सोना बेचना पड़े, उल्टा सरकार तो उसका अपना रिजर्व बढ़ा रही है, और जो देशों में भारत का गोल्ड रखा हुआ है वह भी सरकार वापस मंगाने की तैयारी के अंदर है। तो इस तरीके से खबरों में, और मुझे लगता है कि किसी एजेंसी ने ऐसी खबर, अखबार ने खबर छापी है तो उस खबर को सही मानते हुए बाकी भारत के जो जिस तरीके से मीडिया हाउसेस खबर को चला देते हैं या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको लेकर रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। कम से कम भारत के जो एजेंसी से अखबार है वो कम से कम सरकार से इसका आधिकारिक बयान लेते। तो इस तरीके से मुझे लगता है जो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जो सोशल मीडिया पे जो लगातार चला, और विपक्ष तो फिर बहाना ढूंढता है। अरविंद केजरीवाल ने बिना तथ्य की जानकारी करे अरविंद केजरीवाल ने संदर्भ में बयान दिया, कांग्रेस के नेताओं के बयान आना शुरू हो गए, और फिर विपक्ष जब सरकार के खिलाफ कोई भी बात झूठी चलती है तो बिना फैक्ट किए तुरंत उसको लेकर सरकार से प्रश्न पूछना खड़ा कर देता है। हमने आज सुबह जब अपनी एडिटोरियल उस मीटिंग में इस खबर की चर्चा की तो ये खबर लेना सब चाह रहे थे, लेकिन ये तय हुआ कि जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आएगी तब बहुत तक अच्छा फैसला नहीं चलाएंगे। बहुत अच्छा फैसला, जब ये फैसला हुआ तब जब ये खबर आ गई तब चलाया। अब मेरा सवाल ये भी है, एक ये खबर आती कहां से है?
अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रैंडम आदमी उसने जो है किसी को सूचना दे दी साहब भारत सरकार ने 12 बिलियन डॉलर का जो है वो सोना बेच दिया। बड़ा वो है, बड़ा प्रतिष्ठान पर है, बड़ा ये काम इनके करने वाले। सीनियर इंडिया इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है और वो क्या कह रहे हैं कि 12 बिलियन डॉलर का 2 हफ्ते में, मतलब 22 मई से शुरू हुए 2 हफ्तों में 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा और 7.5 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स करेंसी खरीदी। ये दावा किया जा रहा है त्रिपाठी जी। ये क्या पब्लिक डोमेन में होता है सब? नहीं, एक तो पहली बात है कि जो भी एनालिसिस किया, जो दोनों बातें आपने कही कि करेंसी खरीदी, ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व यानी जो डॉलर में हम पैसे रखते हैं वो 720 बिलियन डॉलर के ऊपर था, जो घटकर 690 बिलियन डॉलर हो गया। यानी हम अपनी जो रिजर्व थी करेंसी जो है उसको बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि रुपए का बहुत कमजोरी दिख रही थी, तो हमको लग रहा था हम डॉलर बेचेंगे तो उससे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आएगी। हालांकि उस पर भी इकोनॉमिस्ट की अलग लग रहा है कि अभी आप रोक नहीं सकते। दूसरा, जहां तक स्वर्ण भंडार की बात है तो भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों का, ये जो 12 वर्ष हो गए अब तो 1.25 दशक में जो काम हुए हैं उसको समझना चाहिए। एक तो ये कि रिकॉर्ड है, यानी भारत सरकार ने सोना लगातार खरीदा है। क्यों खरीदा? वो इसलिए नहीं जैसे कई लोग कहते हैं कि अच्छा हमको तो रोक दिया, खुद क्यों खरीद रहे हैं? खुद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार के पास जब फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व ये दोनों होता है, यानी कम से कम 6 महीने का तो आप इकोनॉमी कुछ न करे देश में, यानी जीडीपी शून्य हो जाए तो भी बहुत साउंड इकोनॉमी जो होती है वो इतने समय के लिए खुद को रखती है। जो चाइना है, जो अमेरिका है, जो जापान है या जो ऐसे देश हैं उनके पास ये व्यवस्था होती है। और कोई भी देश इसी माना जाता है कि कितना स्ट्रांग है वो, आपातकाल में या कोई ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेगा। दूसरा एक काम भारत सरकार ने किया, हमारे जो सोने के भंडार थे वो कहां पड़े हुए थे? वो लंदन के वॉल्ट में पड़े हुए थे, बैंक में पड़े हुए थे, अमेरिका में पड़े हुए थे, दूसरे देशों में पड़े हुए थे। यानी हम उसका किराया दे रहे थे। हमारा अपना सोना हमारे देश की बजाय कहीं और पड़ा था। मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति पड़े, ईश्वर ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करेगा, लेकिन मान लीजिए पड़े, तो हम पहले उनसे कहेंगे तब वो लेकर आएंगे या उनकी शर्तों पर हम करेंगे। यानी दूसरे के यहां जब आप माल रखते हो तो आप ऐसी स्थिति समझिए। भारत सरकार ने 150 टन, आप पहले की सरकार की नीतियां भी समझिए कि सोना खरीदे हम और रख दे उसको दूसरे के बैंक में। बैंक ऑफ इंग्लैंड उससे महान बनेगा, हमारा अपना बैंक में रखाएगा। अभी भी वही, अभी काफी सारा है वहां, अभी भी है। भारत सरकार उसको लगातार लाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो पिछले मतलब चार्ट जो बाकायदा आरबीआई की तरफ से आया है वो चार्ट बहुत साफ साफ बता रहा है कि लगातार हमारे सोने के भंडार में बढ़त हुई। एक चीज उस पर अभी जो कहा जा रहा है 880.52 टन, 880। अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है? अभी 690 के आसपास, 690, वो घट गया। अभी जिस देश के पास 690 बिलियन डॉलर हो, वो 12 बिलियन डॉलर के लिए सोना बेच लेगा क्या? क्या ये ऐसी स्थिति थी कि, मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल फर्जी खबर है तो भी माने, बहुत कुछ मतलब ही नहीं है उसका। 700 बिलियन डॉलर जिसके पास, वो 12 बिलियन डॉलर के लिए बेचेगा क्या सोना? 880 मीट्रिक टन वो है गोल्ड है अभी हमारे पास रिजर्व में इस समय, तो उसकी संभावना नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अभी खबर तो ये आई थी कि भाई कुछ और खरीदा गया है, सोना भी कुछ खरीदा गया उस पर होता है। लेकिन ब्लूम्स, अच्छा ब्लूम्स का मतलब मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें छपा ही है, बिल्कुल नाम लेना उसको लोग बड़ा इकोनॉमिक वो मानते हैं अखबार के तौर पर या संस्था के तौर पर कि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे होती हैं। लेकिन क्या फिर या तो इसको समझना चाहिए कि ये सर, ये बस मैं बता दूं, ये चूंकि डेटा जारी किया है उन्होंने, ये जो गोल्ड का है 879.58 ये मई, फिर उसके बाद मार्च, ये मई 25 का ये जो दिखाया उन्होंने, उसके बाद आंकड़ा आते हुए फिर 27 मार्च का दिया, अप्रैल 3 का दिया, अप्रैल 10 का दिया। लगातार रिजर्व बढ़ा है और अप्रैल 3 से अप्रैल 24 वहीं पर रहा है। यानी नया सोना अप्रैल 3 से अप्रैल 24 के बीच में नहीं खरीदा गया। बढ़ते अगली खबर पर। बंगाल की आज बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आज ये 2 और खबरें आई तो हमने शुरुआत इनसे की थी। पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी के हाथ में पार्टी कितने दिन रहेगी, हो सकता है आजकल या कुछ दिनों में, अगले आने वाले दिनों में तय हो जाए। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है, 59 बागी विधायकों की चिट्ठी लेकर ऋतव्रत बैनर्जी, वो जो बागी और निष्कासित विधायक हैं, वो स्पीकर से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। वो विधानसभा में हैं और बहुत सारे बागी विधायक पहुंच रहे हैं एक एक करके। कई लोग तो आज एक मिनी वैन करके भी आए, वो भी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो मुमकिन है कि स्पीकर के पास एक साथ जाकर के भी ये बात कही जा सकती है। तो अगर ये बागी, और ये 59 विधायकों की चिट्ठी क्लेम की जा रही है, ये एक उन्हीं में से, बागियों में से ही एक विधायक ने क्लेम किया कि मेरी जानकारी है 59 विधायकों के हस्ताक्षर उस चिट्ठी पर हैं और वो खुद ये भी कह रहे हैं कि मैंने हस्ताक्षर किया है उस पर। तो बात वो ऑथेंटिक मानी जानी चाहिए। अब स्पीकर जो है वो फैसला करेंगे, क्योंकि ये गुट ये नहीं कह रहा है कि
हमको नई पार्टी, हमको मान्यता दीजिए पार्टी की, अभी ये नहीं कह रहा है। अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, वो हमारा चुना हुआ आदमी होना चाहिए, ना कि जो व्यक्ति जो हैं, जो जिनको पहले शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जिनको ममता बनर्जी ने बनाया था, जिसमें फर्जी उनकी हस्ताक्षर जगह का इनको। मामला था। हाँ, बड़ी बात यह क्योंकि वो चिट्ठी फर्जी पाई गई विधायकों की, और ये ऐसा क्लेम किया गया, उस पर जांच चल रही है, मतलब आरोप है कि वो चिट्ठी फर्जी थी। तो इसलिए अब उस चिट्ठी के मार्फत जो नेता विपक्ष चुने गए वो तो फिलहाल माने नहीं जा रहे होंगे। हालांकि टीएमसी तो ये कह रही है कि भाई हमने तो चुन के दे दिया, अब आप कैसे किसी और का रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त हो रहा है कि स्पीकर फैसला करेंगे इस पर। जो व्यक्ति हैं, एक विधायक मैं जिनका नाम आपसे कह रहा था, जो दावा कर रहे हैं कि 59 विधायक हैं, उनका बयान एक बार सुन लेते हैं। मुस्तफिजुर जी, एक सेकंड एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए, उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुव्रत या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना? अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए हैं? अच्छा, सुन रहा आपका हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है? तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो ब्रिलियंट होने के विरोध ये अचानक से अभिषेक क्यों? के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की दादा वजह ये से। जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। हाँ। पूरा LOP एक वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर LOP बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। तो ये कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं, 59 विधायकों की चिट्ठी है, और हम अपना LOP सीनियर आदमी ऋतुव्रत बनर्जी, उनका नाम इन्होंने लिया, उनको चुनना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी के बागी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और स्पीकर को लेटर सौंप दिया गया है, ये खबर है विधानसभा में। लेकिन इस लीगल प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। बागी विधायकों को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। शाम 4 बजे तक इन विधायकों की अर्जी पर स्पीकर फैसला दे सकते हैं। समीर जी, तो मतलब आज एक फैसला हो जाएगा? तय हो गया है कि मतलब 59 विधायक चले गए हैं, और कंफर्म है कि ये सब लोगों ने साइन भी कर दिया। और सुबह से ममता बनर्जी एक एक विधायक को फोन करने की कोशिश कर रही है। हालत ये होगी, ममता बनर्जी ने विधायकों को संदेश भेजा है कि आप ये कदम उठाइए, आपकी जो अभिषेक शिकायत है उस शिकायत को मैं दूर करूंगी, आप लोग प्लीज एक कदम उठाइए। मतलब ये स्थिति ममता बनर्जी हो गई है कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप लौट आओ, मैं जो अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी मैं आपके साथ मिलकर करूंगी, इस तरीके से आप पार्टी छोड़कर मत जाओ। और खबर, उससे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 7 से 8 सांसद ममता बनर्जी के, वो भी ममता बनर्जी से अलग होकर लगभग उनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ये सब जो है ममता बनर्जी के सौमित्र खान तो नहीं, कल्पना सोरेन करके है इनका, और ये जो है कुमार माल, असित कुमार माल, जितने इनके सांसद है ये सारे कल बैठक करी थी। लोगों ने खबर ये आ रही है कि 9 सांसद जो है टीएमसी के वो भी अलग गुट बनाने की तैयारी के अंदर है। मतलब ये तय है कि आज MLAs अलग हो रहे हैं, 9 सांसद उनके अलग हो रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी कुछ हो सकता हो। अब ये कि खबर ये आ रही है कि अब जो गुट है ये पार्टी की बैठक बुलाने की मांग कर रहा है कि भाई पार्टी की बैठक बुलाई जाए और पार्टी को वर्टिकल स्प्लिट पर तोड़ने की बातचीत चल रही है। ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी लगभग निकल गई है। ठीक है, बड़ी खबर बंगाल की है, जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई में हार ममता बनर्जी की तय है। ये तय हो चुका है क्योंकि उनके विधायक अब उनके साथ नहीं है। टीएमसी के, अभी खबर आ रही है, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर, जिनको इन्होंने LOP चुना था, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उनको नेता विपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। चिट्ठी में असीम पात्रा और नयना बंदोपाध्याय समेत इनको विपक्ष की उपनेता और फिरहाद हकीम को पार्टी का चीफ विप इसके तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। अपनी चिट्ठी में कल्याण बनर्जी ने पिछली परंपराओं का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने स्पीकर का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि जब वो 15 मई को विधानसभा स्पीकर चुने गए थे तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें उनके आसन तक लेकर के गए थे। ये परंपरा होती है। और उसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव भट्टाचार्य का जिक्र भी किया था। तो वो ये बताना चाहते हैं कि आप तो स्वीकार कर चुके हैं हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीएमसी का, तो फिर किसी और पक्ष की चिट्ठी को क्यों एंटरटेन किया जा रहा है?
हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग एक हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है? 2 एमएलए एक पार्टी के तरफ से एक लेटर सबमिट कर रहा है, रिसीव तो करना ही था। ये बयान जो है कुणाल घोष का, ये कल का बयान है। चिट्ठी आज लिखी गई है, कल ये चिट्ठी देने गए थे तो स्पीकर नहीं मिले तो इन्होंने उनके चेंबर में जाकर के चिट्ठी रिसीव कराने की कोशिश की, तो वहां जो होंगे उन्होंने चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया। तो वो शिकायत कर रहे थे कि हमारी चिट्ठी भी क्यों नहीं ले रहे, स्पीकर नहीं है तो उनका दफ्तर रिसीव करेगा। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी है, इस पर दस्तखत है अभिषेक बैनर्जी का, और ये चिट्ठी है 1 जून 2026 की, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन सवाल वही है कि यह बात हो गई पुरानी, इसके बाद तो इस चिट्ठी पर सवाल उठा दिए गए, बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट हो गई, सीआईडी जांच कर रही है। 2 बार नोटिस इन्हीं अभिषेक बैनर्जी को देख चुकी है कि आपने फर्जी हस्ताक्षर करा करके नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी। इसलिए अब वो मामला अब एक तरीके से जांच के दायरे में, उसकी अब बात पुरानी हो चुकी है। इसीलिए यह नई चिट्ठी जो है अब स्पीकर के पास गई है बागी विधायकों की, जिस पर 4 बजे तक फैसला होगा। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हैं हमारे साथ। ओंकार, क्या अपडेट है अभी तक, क्या कह रहे हैं बागी विधायक, कब तक होगा फैसला? जी देखिए, ऑफिशियल तौर पर जो लेटर दिया गया था वो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे ही अब तक खबर मिल पा रहा है। हालांकि ये जो रिचुअल है, जो नियम है, वो नियम है कि पार्टी के जो लेटर हेड है, उस लेटर हेड के जरिए ही ये लेटर जमा किया जा सकता है। हालांकि जितना तक हमें खबर मिल पा रहा है कि ये कोरा कागज पे सफेद कागज पे ये जमा किया गया है, ऐसे ही फिलहाल खबर मिल पा रहा है। हालांकि इस वक्त जैसे कि मैं एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर एक के बाद एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, एक के बाद एक विधायक जो है वो निकल रहे हैं और वो लेटर जो है वो जमा कर दिया गया है। तो विधानसभा से एक के बाद एक विधायक जो है वो निकल रहे हैं, उसमें संदीपन शाह है, ऋतुब्रत बंदोपाध्याय है, जो कि तमाम विधायक बागी विधायक है, वो एक के बाद एक विधानसभा से निकल रहे हैं। हालांकि किसी ने कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं किया है। तो जहां तक अभी तक खबर मिल पा रहा है कि जो स्पीकर के जो लेटर है वो लेटर ऑलरेडी जमा कर दिया गया है और इसके बारे में 4 बजे तक समय मांगा गया है, क्योंकि एक कुछ लीगल प्रोसीड्योर होता है विधानसभा का, वो लीगल प्रोसीड्योर खत्म होने पे 4 बज सकता है और 4 बजे के बाद ऑफिशियली सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लेटर दिया गया था, उस लेटर को लेकर भी सवाल पैदा हुए थे, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे विधायक के सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर थे जो उस समय रेजोल्यूशन के दिन मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका हस्ताक्षर लिए गए थे। तो इसके लिए जैसे कि देखा गया था, संदीपन शाह और ऋतुब्रत बंदोपाध्याय ने कंप्लेंट दर्ज करवाया था। तो जिसके बाद अभी जो पूरे प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर में 4 बजे तक समय मांगा गया है। हालांकि विधायक जो है, बागी विधायक जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जहां तक ये खबर मिल पा रहा है कि स्पीकर रथिंद्र बोस को ऑलरेडी ये रेजोल्यूशन का लेटर जमा कर दिया गया है विधानसभा में, और जमा करने से पहले तृणमूल कांग्रेस के लगभग 60 विधायक एक साथ बैठक भी किए और बैठक करने के बाद ये रेजोल्यूशन का लेटर स्पीकर के हाथों जमा कर दिया गया है। तो यानी कि ये ऑफिशियली कुछ देर में पता चलेगा कि ऋतुब्रत बंदोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष बन रहे। ये कुछ ही समय का सिर्फ प्रतीक्षा है ऑफिशियली जानकारी के लिए। हालांकि ये जो लेटर है वो लेटर जमा कर दिया गया है। सौरभ जी, और एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो नियम है उस नियम के अनुसार जो है वो लेटर जो दिया जाता है, वो लेटर एक पैड में दिया जाता है कि पार्टी के पैड में। हालांकि जहां तक हमें खबर मिल पा रहा है, ये एक सफेद कागज में दिया गया है। तो क्या इसमें कोई
नियम की गड़बड़ी हो सकती है, इसके बारे में भी फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है। फिलहाल ये जो स्पीकर की तरफ से, दफ्तर की तरफ से भी वो जांच पड़ताल किया जा रहा है कि ये ऑफिशियली एक्सेप्ट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब 4 बजे के बाद देखने वाली बात यह होगा कि क्या बागी क्या फैसला होता है। ओंकार, अभी आपका शुक्रिया। अभी आपने बताया, 2 खबरें आपने दी हैं कि स्पीकर ने बागी गुट की चिट्ठी स्वीकार कर ली है, जिसमें अभी तक जानकारी के मुताबिक 59 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। दूसरा आपने कहा, लेकिन इसमें एक पहलू यह है कि वो चिट्ठी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पे होनी चाहिए, लेकिन ये चिट्ठी सादे कागज पर दस्तखत के साथ दी गई है, लेकिन स्वीकार हुई है, फैसला नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। तो अब बॉल जो है वो स्पीकर के कोर्ट में है। अब ये जो कल्याण बनर्जी ने अभी पोस्ट किया हुआ है, आज ही 3 घंटे पहले, टू द ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल असेंबली, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पुराने प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस हैं उसके हिसाब से आप हमारे जो नाम हमने दिए इनको इन पदों पर आप नियुक्त कर लीजिए। लेकिन वो केवल इतना बता रहे हैं कि हमने 2001 में चिट्ठी दी थी तो आपने इनको बना दिया था, उसके बाद बीजेपी ने चिट्ठी दी थी तो आपने उनको बना दिया था। अरे तो हमेशा ही ऐसे होता है, जो कोई पार्टी चिट्ठी देती है उसको स्वीकार कर लिया देता है। इस बार तो हस्ताक्षर में सवाल है ना। नहीं, एक पहले ये थोड़ा मुझे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जानकारी नहीं कल के बाद। वो वाई चैनल पे ही है या नहीं? वो 7 बजे उठ गई थी, वाई चैनल से उठ गई। वो हाँ 4.5 घंटे, उन्होंने 4.5 घंटे। नहीं, मैंने भी ढूंढा था, वो उठ गई थी। मैं एक्चुअली 2:30 बजे से 7 बजे तक ही होना था। रात में वाकई जाकर के सबसे पहले ये इसी पर नजर थी। सर अब ये मुझे बताइए ना, अब ये जो ग्रे एरिया इसमें है, देखिए इसमें ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे एरिया खत्म है। अब इसमें ग्रे एरिया कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं बचा हुआ है कि जब आपके 80 में से 60 विधायक, 59 विधायक आपके बागी हो गए हैं, तो उन चिट्ठी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे भी वो स्प्लिट कर रहे हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार वो बेहतर नंबर इन लोगों के पास है। तो ममता बनर्जी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। किसी भी इनका क्लेम स्पीकर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। दो कारणों से एक तो कि हस्ताक्षर के साथ फिजिकली प्रेजेंट होकर के वो कह रहे हैं कि भाई हम पहले जो हस्ताक्षर हुआ था, और मुझे सबसे ज्यादा ये हैरानी हो रही है कि ममता बनर्जी के साथ जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये मत भूलिए कि अभी जो 80 है उनमें से 34 विधायक मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं। वो बात ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये कोई भी आदमी चिट्ठी ले जाके नहीं दे सकता ना हस्ताक्षर करके। नहीं स्पीकर, मैं सुन सवाल सुन लीजिए भाई, स्पीकर के पास जाएगा तो पार्टी की तरफ से ना, और पार्टी का भी कोई पदाधिकारी, जैसे अभिषेक बनर्जी ने एज जनरल सेक्रेटरी चिट्ठी भेजी थी, बिल्कुल, तो ऐसे पार्टी की तरफ से कोई पदाधिकारी भेजेगा ना। ये जो लोग गए ये तो बस विधायक है। देखिए, यदि विधायक ने ये कह दिया, अपना निर्णय कर दिया, मीटिंग बुला करके कहा कि हम जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसमें एक ढंग से टूट हो गई है और इस लेजिस्लेटिव को जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको आप मान्यता दे दिए, इसका मुखिया ये है। ऐसी स्थिति में स्पीकर के पास क्या विकल्प बन जाता है? और खास करके दूसरी स्थिति को और जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए कि जो पहले जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो चिट्ठी दी गई थी, वो उसकी मीटिंग पर ही सवाल उठ गए हैं। वो मीटिंग हुआ जिसमें वो ठीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्लैरिटी है ना, स्पीकर डिसीजन ले सकता है। स्पीकर के पास 2 अधिकार है सर। स्पीकर ये कह सकता है जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के महासचिव से या लीडर से कि भाई आपके पार्टी के 59 एमएलएज ने आके मेरे सामने कागज पर लिख कर दिया है कि हम अलग गुट की मान्यता दो, हम जिसको विपक्ष का नेता बनाया गया उसे हम नहीं मानते, हमारे में से सुब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता होंगे। तो अगर आपके पास बहुमत है तो आप उन लेटर पर उन विधायकों को लेकर मेरे पास आइए, विधायकों को मेरे सामने लेकर आइए, क्योंकि ये विधायक स्पीकर के सामने गए थे, सारे विधायक ये प्रेजेंट रहे थे। ये विकल्प कुछ घंटे के लिए दिया जा सकता है अगर ये स्पीकर के ऊपर करता है। अगर स्पीकर लगता है कि सेम सिचुएशन महाराष्ट्र वाली हो गई है, हाँ, तो स्पीकर ये कह देगा कि भाई अलग गुट की मान्यता दे रहा हूं मैं, और ये नेता जो शुद्धभर बनर्जी है ये विपक्ष के नेता की मान्यता के रूप में शाम को 4 बजे में दे रहा हूं। महाराष्ट्र में ठीक इसी तरीके से हूबहू यही काउंटर क्लेम हुआ था एलओपी और विप को लेकर के सर, ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब इसमें यह है कि जैसे ये तो पुरानी बात होगी ना, वो पहले लेटर दिया था तो उनको बना दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन। अब स्थितियां बदल गई, चैलेंज हो गया, अब वो चैलेंज हो गया, वो स्थितियां बदल गई। अब स्पीकर को करना है, स्पीकर मतलब एक तरह से तो एक क्लियर कर ले, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की एलओपी के तौर पर नियुक्ति फिलहाल होल्ड पे मानी जाएगी। अभी तो जब स्पीकर तय करेंगे तब होगा ना, अभी तो वही वही
स्पीकर तय करेंगे। लेकिन इसमें एक मुद्दा मुझे लगता है कि जब पिछला जो लेटर है, एक खबर आ रही है सर, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सारी कमिटियों को भंग कर दिया है। अगर इसका इस खबर इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ जुड़ती है बात, जुड़ी हुई है ना उसी से बात। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब पिछला लेटर जिस पर साइन फर्जी है, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, तो उससे डाउट में आ गया वो लेटर, और शोभन देव की जो एलओपी की बात है वो भी डाउट में हो गई। तो अब जो लेटर आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि स्पीकर को सारे जो एमएलएज हैं जितने भी साइन कर रहे हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस लेनी चाहिए कि भाई आपके साइन है कि बताइए मुझे। हाँ, यू क्रॉस वेरीफाई द सिग्नेचर्स ऑफ द एमएलएज। नहीं तो वो भी तो गड़बड़ हो सकता है ना। फिर वो ममता जी कोई लेटर लेकर आ जाएंगी कि इनमें से 10 हैं कि नहीं है, 5 हैं, 2 है, 1 है, वाटर। लेकिन जब 2 आदमी डर के ही बोल दे दोबारा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो स्पीकर को पर्सनल अपीयरेंस मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि कोर्ट में भी जाए तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास ये 59 लोग हैं। हालांकि वो उसके बिना भी कर देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। विजय जी, स्पीकर यदि वो करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शक पे है ना, डाउटफुल हो गया ना। आप दोनों एक बार टूट पड़े, वो क्यों करेगा? टूटने पर तृणमूल कांग्रेस को टूटना है और टूटने को स्वीकार करना ये स्पीकर का दायित्व कैसे करेंगे सर? कैसे ऐसे क्या घर का कोई मामला बना हुआ है? पहली बात तो ये कि बिल्कुल स्पीकर के सामने ही सारे लोगों को आना होगा। इसमें तो ये भी नहीं चलेगा कि किसी का साइन आ गया तो और मान लिया जाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले की है, मुझे लगता है फिर से एक बार अपने संवाददाता से उसको कंफर्म करना चाहिए। जो 58 साइन गए हैं उसमें से अधिकांश ने स्पीकर से मिलकर बता दिया है कि हमने अलग गुट को, बहुत सारे विधायक इसलिए गए थे, अभी गए थे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा वो एकदम उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तक ये लग रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, यानी उनका बोर्ड टूट जाएगा, जो विधायक और वो सब टूटेंगे। अब क्या दिख रहा है? पूरी पार्टी का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढमाका पदाधिकारी सब हटाया है, वो इसी डर से हटाया है कि अगर वो जो पदाधिकारी हैं वो ले जाके चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कि भैया हम टीएमसी हैं और ममता और अभिषेक नहीं है, तो वो पार्टी मान ली जाएगी। ये जो भंग किया गया है, असली मसला वो है। तो अब ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब हर चीज स्पीकर को तय करनी है। स्पीकर को कुछ तय नहीं करना है, स्पीकर को केवल इतना सा तय करना है कि जो लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी है टीएमसी की, वो जो भी सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने साइन किए, वो है कि नहीं है। ये जो किया है वो हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ममता जी ने इसलिए कर दिया। मान लो उसमें बहुत सारे लोग, ऋतु बनर्जी शायद किसी सेक्रेटरी हो, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए कि भाई मैं देख लो सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, या जो भी है व्हाटएवर, तो वो उसको भंग कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, कुछ खेल ही नहीं है। तो आप दोबारा से वहां पर तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन स्पीकर के पास केवल इतनी सी व्यवस्था है कि वो 59-50 जो भी एवरेज है, 54 से तो ज्यादा ही चाहिए होंगे, नहीं तो डिफेक्शन का 52 चाहिए। हाँ, 52 से ज्यादा है तो नहीं, वो तो वहां पर वो तय करेंगे ना कि कितने हैं। अभी जो दावा हो रहा है तो वो उनको वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करें, और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये मामला वहां पर फिर अदालतों में जाएगा। अरे एक बात और क्लियर करना जरूरी है, अभी ये जो काउंटर क्लेम है बागी गुट का टीएमसी का, ये केवल अपना लीडर ऑफ अपोजिशन, अपना विप बनाने के लिए है। इसके अलावा ये और कोई मांग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये कोई यही नहीं कह रहे कि हमको रिकॉग्नाइज करो अलग से। ये कहने ये तो दूसरा स्टेप है ना, रिकॉग्नाइज हो गया ना कि पार्टी वो है, अपने आप ही रिकॉग्नाइज हो गया ना वो ग्रुप। पार्टी अलग से नहीं कर रहे वो, लेकिन वो ग्रुप उनका हो गया अपने आप। वो तय हो जाएगा कि यदि वो एलओपी उसको तय करते तो वो उनका ग्रुप हो जाएगा। फिर तो वो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे 20 लोग। आप इसको समझिए कि जो 59 लोग यदि इस ग्रुप को स्पीकर साहब कर देते हैं अलाउ, और जो भी वो बना देते हैं एलओपी, तो बाकी के जो 20 लोग हैं या 15 लोग हैं जो भी बचे होंगे, वो तो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे, उनकी मेंबरशिप खतरे में हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? कल एक लेटर बनाकर भेजेंगे ऋतु बनर्जी, भाई ये लोग हमारी पार्टी के विप को नहीं मान रहे, 20 एमएलए, तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, मतलब उससे सदस्यता से भंग कर दीजिए। ये इतना आसान मामला नहीं ना। 59 का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ग्रुप उसको आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो अगले दिन ऋतुव्रत बनर्जी या जो भी होंगे, संदीप साहा या और कोई, वो लेटर भेजेगा स्पीकर के पास कि हमारा ग्रुप ये है जिसे आपने रिकॉग्नाइज किया, और बाकी के ये जो लोग हैं वो पार्टी नहीं, विजय जी, वो तब स्थिति बनती है जब आप ये क्लेम कर देते हैं कि मैं जो हूं
ये जो हमारा ग्रुप है वही टीएमसी है। मैं वही फर्क कह रहा हूं। तभी वही तो संभव हो होगा, पाएगा। उसके बिना कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो अभी तो देखिए, स्पीकर चेक नहीं कर सकता। एक बात समझिए, स्पीकर ऑथोरिटी नहीं है कि वो साइन को चेक इलेक्शन करे। कमीशन करेगा, विजय जी पार्टी का इलेक्शन कमीशन करेगा। वो बात तो अभी हो ही नहीं रही ना। वो सेकंड स्टेप है, लेकिन सेकंड स्टेप है। मैं कह रहा हूँ स्पीकर इसका लॉजिकल कंक्लूजन वही है जो आप जो कह रहे हैं। लेकिन विधानसभा में कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं, विधानसभा में स्पीकर सर्वोच्च होता है। स्पीकर जो तय करेगा वो तो मैं कह रहा हूँ तय कर देगा, स्पीकर लेकिन ने जो ऐसे तय नहीं कर लिया वो करते। फाइनल है। स्पीकर शाम को 4 बजे कह देंगे इसको आपने जो बात कही थी ना, मुझे वो बात थोड़ी बात करने लग रही है कि जैसे मैंने भी कहा था, स्पीकर के पास ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन पार्टी की तरफ से किसी पदाधिकारी का होगा, तभी वो मानेगा ना। जी बिल्कुल। जैसे पहले अभिषेक बनर्जी का माना, तो इन्होंने कहा कि स्पीकर इस बार पार्टी को जो भी प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी तो है, बिल्कुल, तो उनको बोल सकता है भाई ये मेरे पास ये लोग आए, बताइए अगर आपके पास बहुमत है, आपके पास है, तो आप बताओ, एमएलए लेकर मेरे पास आइए, मैं वेरीफाई करना चाहता हूं। स्पीकर कह दे अभिषेक बनर्जी को कि भाई ये लोग आ गए, आप अपना लेटर और अपीयरेंस लेकर आ जाइए कि एमएलए हमारे को बता दीजिए। इनको कहने की बजाय कहे कि आप ला दीजिए 60 एमएलए। सीधे ऐसे चिट्ठी स्वीकार, मतलब इस पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। समझना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पीकर नहीं है जो साइन को वेरीफाई करे जब तक कि पर्सनल अपीयरेंस ना हो। ये अलग बात है कहने के लिए कि भाई स्पीकर फाइनल अथॉरिटी वो कर भी देंगे कि आज नहीं हमने इस ग्रुप को मान्यता दे दी, तो वो हो जाएगी, लेकिन फिर वो चैलेंज होगा ही उसमें। नहीं, चैलेंज तो आप कभी भी कर सकते हैं। और ये बात फिर इसको दोहरा देना चाहिए कि स्पीकर फाइनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि आप ट्रिब्यूनल के तौर पर इस पर काम करते हैं और आपका निर्णय अंतिम निर्णय नहीं माना जा महाराष्ट्र सकता। में वही हुआ ना सर, राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र में जो फैसला दिया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम स्पीकर के इसको चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, आप पूरे मामले को लेकर हमारे पास आइए, हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी स्पीकर के मामले पर उन्होंने होल्ड नहीं किया। थोड़ा याद कीजिए ना, जब नार्वेकर जी के पास शिंदे गुट पहुंचा था, बिल्कुल, तो उस वक्त कौन लोग गए थे, क्या मांग की थी, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ था? एकनाथ शिंदे सबसे सरकार के अंदर एक चीज थोड़ा फ्लोर टेस्ट में एक चीज हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। विधायक दल और पार्टी एकदम अलग चीज है। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। बिल्कुल पार्टी को नहीं, मैं ये कह रहा हूं विधायक चुन लिया गया, वो किसके लिए जवाब दे, वो शपथ लेता है, वो सदन के प्रति जवाब दे। आप विधायक दल में से जो बहुमत है वो कहेगा कि हम इनको नेता मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 5 लोगों में से हमने सौरभ जी को नेता मान लिया, ये 3 लोग कहें कि ना अब तो दूसरे को हम नेता मान ले रहे हैं। जो ज्यादा बहुमत कहेगा उसको मानना पड़ेगा। हम उसी पे हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी पर दावे की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं विधायकों की बात कर, चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विधायक दल जा रहा, कोई पदाधिकारी की जरूरत नहीं, पदाधिकारी की जरूरत नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन पर्सनल अपीयरेंस की तो जरूरत है। और बाकी ये है कि मैंने अभी जो बात उन्होंने कहा, अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात कहा कि भाई ये अभी समीर जी ने वो बात कही कि से कोई तो पार्टी के तरफ से रिप्रेजेंटेशन उनका देगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो विधायक दल का नेता चुना गया उनमें से जाकर के कहेगा कि हाँ हमको ऐसा नेता चुना गया है और आप इसको वो बता रहे थे महाराष्ट्र में हुआ क्या था। हाँ सर, पूरा घटनाक्रम एक बार आप बता देंगे तो हमको थोड़ा रिलेट कर। बॉडी में 2 लोग हैं, शिंदे अपने विधायक को लेकर चले गए, 48 विधायक को लेकर चले गए थे वहां पर, आसाम चले गए। जब लौट कर आए तो कहा कि फ्लोर गवर्नर से मिले, गवर्नर ने कहा भाई फ्लोर टेस्ट पे प्रूव होगा आपके पास बहुमत है कि नहीं। अच्छा, एकनाथ शिंदे खुद क्या थे? मंत्री थे ना, तो मंत्री सरकार में थे, मंत्री थे। सरकार से उन्होंने कहा हमने समर्थन वापस ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुमत है। तो गवर्नर ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री है, आपके पास बहुमत है, तो आप फ्लोर टेस्ट में इसको प्रूव कीजिए। वो फ्लोर टेस्ट के जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे उनके विधायक वहां पर जब पहुंचे तो उनके साथ में नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे गवर्नर के पास गए, उन्होंने कहा सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार बनाने का दावा पेश करते ही उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उन विधायकों को मुझे सर उससे पहले जो ये एलओपी और विप की लड़ाई हुई थी वो तो स्पीकर के सामने गया था ना, स्पीकर के सामने गई, वो बाद में गया था सर, वो बाद में हुआ था। बाद में हुआ था। पहले सरकार का ना कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे मेरे पास बहुमत है, उनके पास बहुमत नहीं था। बाद में यह मामला स्पीकर के पास गया था, स्पीकर ने, राहुल नार्वेकर ने तुरंत मान्यता दे दी थी इनको एक अलग गुट के रूप में। तब पार्टी का बंटवारा नहीं हुआ था कि ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि ये चुनाव आयोग तय करेगा। उस समय तत्काल उनको अलग गुट की मान्यता दे दी थी। उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गए थे हाईकोर्ट कि भाई अलग गुट की मान्यता क्यों दे दी गई है। तो तय यही है कि भाई अब ये स्पीकर देखते हैं क्या करते हैं शाम तक। सर शाम को 4 बजे अलग गुट की मान्यता दे देंगे और वही इन्हीं का एलओपी माना जाएगा, 100% माना जाएगा।
नहीं, वो तो होना ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई इतना कंफ्यूजन नहीं वही है। तो कह रहा था। अब आप सारे अच्छा ये भी बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा 20 हूं। मिनट बहस के बाद सब एक हम भी यही कह रहे हैं। नहीं विजय जी कह रहे थे कि फिजिकल प्रेजेंस, हाँ, अरे वो physical, मैं ये कह रहा हूं नहीं कि होगा, speaker कर उससे सकते- पहले वो मान्यता वो जरूरी है। दादागिरी है। मांग सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात दूसरी कह रहा हूँ, आप बात सुनते नहीं किसी की। स्पीकर के पास अधिकार है कि वो आपकी फाइनल हमें- कर ले फैसला। सुन हम लीजिए, मैं आपकी विधानसभा हमेशा पर बात मुझसे सुनें। बहस मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ स्पीकर के पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो फैसला करे, लेकिन क्या ये अधिकार है कि जब एक ग्रुप ने ये कहा कि भाई हमने साइन करके भेजे और वो साइन फर्जी है, तो जो दूसरा ग्रुप कर रहा है उसके साइन फर्जी नहीं हो सकते। इसलिए स्पीकर तो MLA आए थे, सर, अब इसमें तो MLA आए थे आपने सामने। चैलेंज किया तब हम आपसे पूछ बात रहे हैं। धक्का मुक्की तक आ गई नहीं, मेरे नहीं, साथ। तो MLA आए थे। नहीं अब आपने जब चैलेंज किया है तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं कि यह बिल्कुल अधिकार करना नहीं पड़ेगा। है? नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ना स्पीकर। अरे ये अधिकार है, कहाँ नहीं है, लिखा हुआ है अधिकार कि है, ये सर, अधिकार नहीं है? ये बिल्कुल अधिकार है स्पीकर को। मैं ये कह रहा हूँ वो कर दे, अधिकार ये है, लेकिन जब अब आपके आप चैलेंज उल्टा सर, बात सब अच्छा सुनिए चैलेंज करने का अधिकार है, आप ये बात कह नहीं रहे समझ रहे ये हैं। कह मैं रहे बात दूसरी कह रहा हूँ कि स्पीकर के पास अधिकार है कि वो कर दे। स्पीकर के पास ये तो दोनों मैंने पहले अधिकार कहा है, कि वो कर देगा। चाहे तो चिट्ठी मान ले हाँ। या फिर कह दे भाई मुझे लोग आके दिखाएं। हाँ, ये है, ये कह रहा हूँ मैं। स्पीकर दोनों अधिकार चीजें तो कर है ही सकते उसके पास, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है इस बात सर की। वही अकेली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसी को तय करना है। और मैं कह रहा हूं ना कि 58 में से बड़ी संख्या तो मिल के आ चुकी है। इतने देर से तो अब कोई confusion नहीं है। बनारस के पंडित जी की तरह की नहीं, खूंटा है, 58 उसके मिलने से हम बड़ा यही फर्क नहीं गाड़ेंगे। पड़ता ना। वो अगर मान लेगा। आप बात एक तस्वीर समझ दिखा लीजिए। देता हूं आपको मैं। दूसरी बात एक तस्वीर दिखा देते हैं मैं ये आपको, कह रहा हूँ देखिए। कि 58 हालत MLAs देखिए में से जब सर आप 4 लोग बात लोगों- करते रहिए, एक तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी की बात, अभी नेताओं टीएमसी के नेताओं पर लोगों का गुस्सा टूटना बंद नहीं हो रहा है। ये नॉर्थ 24 परगना के टीएमसी के पूर्व विधायक पर लोगों ने जैसे अंडे फेंके हैं, पत्थरों की तरह अंडे मारे, जैसे पथराव होता है ऐसे। क्या सर, क्या पत्थर अंडों के साथ अंडावृष्टि है ये। अंडावृष्टि हो रही है। ये हेलमेट पहनकर पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे पूर्व विधायक, गर्मी के और दिनों में कुछ वक्त ये ओलावृष्टि। वो बिल्डिंग के अंदर रहे, उसके बाद कुछ बाहर निकले, बाहर तब तक खबर आ गई कि भाई साहब ये आए हुए नेताजी आए हुए हैं यहाँ पर, और उनके ऊपर फिर इस तरीके से अंडावृष्टि जो है वो की। ये देखिए जैसे ये निकलते हैं और वैसे जो लोग ताक में थे, ये हालत है। पुलिस सब है वहां पर, मतलब टीएमसी कार्यालयों के बाहर फोर्स तैनात की गई है। ये भी देखिए, मतलब हर ऐसा नॉर्मली होता नहीं। सर कैसा शासन चलाया सर, कितनी गुंडागर्दी करी, कितना भ्रष्टाचार करा, लोगों को कितना मानसिक प्रताड़ित किया, कितना लोगों से वसूली करी, जमीनों पे कब्जा, कि लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। आप लगाइए कि कितना 15 साल लोगों ने झेला है, कि वोट देने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी हमारा गुस्सा नहीं निकला है, जब तक इनके ऊपर अंडे नहीं फेंकेंगे। 15 साल का शासन है ममता बनर्जी का, अब वास्तविकता आ रही है। और अभी तो जब शुभेंदु अधिकारी सारे इनके जो सौदे हुए उसकी जांच करवाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितना अरबों का। अमेरिका और इजरायल की लड़ाई में पूरी दुनिया पिस रही है, लेकिन अब बुरी खबर यह है कि बातचीत शायद टूटी हुई है और एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच ड्रोन और मिसाइल चलना शुरू हो चुके हैं। अभी की खबर मैं आपको बता देता हूं, ईरान ने एक बार फिर से कुछ अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला किया है। अमेरिकी मीडिया भी इस बात का दावा कर रहा है कि फिलहाल कोई बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से कोई कांटेक्ट दोनों पार्टीज के बीच, दोनों पक्षों के बीच में नहीं है। अब तो किसी मध्यस्थ के जरिए भी कोई मैसेजेस भी एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। यह खबर फिलहाल आ रही है। और ईरान ने आखिरी बार लेबनान पर हमले के रोकने की शर्त रख दी थी, फिर भी बातचीत नहीं हुई। ट्रंप भड़क गए, उन्होंने नेतन्याहू को बहुत बुरी तरीके से डांटा डपटा फोन पर। यह खबरें भी अमेरिका से आई और उसके बाद भी लेकिन नेतन्याहू ने यह सोशल मीडिया पर दावा किया कि मैंने ट्रंप से कह दिया है अगर हम पर हिजबुल्लाह हमला करेगा तो मैं जवाब दूंगा, लेबनान में मैं अपने हाथ बांधकर नहीं रखूंगा। हालांकि ट्रंप ये कह रहे थे कि बात में थोड़ी सी अड़चन आई थी, लेकिन अब सारे पक्ष मान गए हैं, ईरान भी, हिजबुल्लाह भी और इजराइल भी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, यही दावा किया जा रहा है। और कुवैत और बहरीन, इन दोनों देशों के ऊपर ईरान ने अभी बीती रात ही खबर है कि हमला किया है और इनके अमेरिकी एयर बेसेस को निशाना बनाया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। यह हमला उस अमेरिकी हमले का जवाब था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास किया गया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने खर्ग आइलैंड के पास IRGC के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इस हमले के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमला शुरू कर दिया। IRGC ने बहरीन में US नेवी के 5th फ्लीट पर हमले का दावा किया।
हालांकि सेंटकॉम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया है। उधर IRGC के वॉर टाइम हेडक्वार्टर खत्म अल अनबिया उसने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। उसने कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल माफी नहीं मांगते तब तक हमले होते रहेंगे। और इस सब के बीच ट्रंप का लेटेस्ट जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो ये कह रहे हैं, वो तो अभी अपनी मीडिया को फेक न्यूज़ कहते हुए ये कह रहे हैं कि उनका दावा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ईरान और अमेरिका, ये बात फेक है। द कॉन्वर्सेशंस बिटवीन अस हैव बीन गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली, हमारी लगातार बात हो रही है। ट्रंप ने कल ही दावा किया, इंक्लूडिंग 4 days अगो, 3 days अगो, 2 days अगो, 1 day अगो एंड टुडे। वो कह रहे हैं रोजाना हमारी बात हो रही है, बीते रोज भी बात हुई है। अब ये बातचीत कहां जाएगी, वन नेवर नोज, ये भी ट्रंप लिख रहे हैं। लेकिन फिर आगे वो ईरान को धमकी भी देते हैं, एज आई टोल्ड ईरान, इट्स टाइम वन वे और अनदर फॉर यू टू मेक अ डील। यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 47 years एंड इट कैन नॉट बी अलाउड टू गो ऑन। तो इसमें एक धमकी उन्होंने ईरान को भी दी है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि बात हो रही है दोनों पक्षों के बीच में। अगर बात हो रही है तो मिसाइलें क्यों चल रही हैं, ये भी सवाल है। अच्छा, इस बीच जो इनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी हियरिंग हो रही थी अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर। तो वहाँ की जो सेनेटर्स थे, वो लोग, उनके सांसद, उनके सामने तो वो बिल्कुल ग्रिल कर रहे थे रूबियो को कि बताइए क्या हो रहा है। तो वहाँ रूबियो ने कहा कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम उस ईरान से बात कर रहे हैं जो स्विट्जरलैंड जैसा देश नहीं है, जिसके साथ बड़ी सिविलिटी से आप बैठकर आराम से किसी होटल में या एम्बेसी में बात कर लेंगे। ईरान के साथ बात करना बड़ा जटिल काम है, हमें मध्यस्थों के जरिए बात करनी पड़ती है, ज़्यादातर आमने सामने भी बात नहीं होती है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के उन एस्पेक्ट्स पर जिस पर उसने आज तक कभी किसी से कोई बात नहीं की, उस पर पहली बार वो बातचीत करने के लिए राजी हुआ है। तो इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है। Now, we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland, okay? They're very different. They require the use of intermediaries, unfortunately. But there is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time, certainly in my memory, they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, or just a year ago, they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go. त्रिपाठी जी, अब क्या है, अब ट्रंप कह रहे हैं बात हो रही है। उन्होंने पहले कहा था कुछ एक अड़चन हिकअप्स आए थे, लेकिन वो हमने ठीक कर लिए। उसके बाद मिसाइलें चलने लगी। रूबियो जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात चल रही है, अब तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी बात कर रहा है। नहीं, देखिए, कई बार होता है ना कि किसी चीज़ को आप इतना लंबा खींच देते हैं, और ये ईरान का दोष नहीं है, ये ट्रंप का दोष है। उन्होंने जब बातचीत लगभग हो गई थी, तो सिर्फ अपना ईगो, अपना अहंकार, वो जो इतना बड़ा है उनका कि हर बात में लगे कि नहीं हमने ही सब कुछ कर दिया, उसने ये मामला बिगाड़ा है। और इस बार मामला सब कुछ सचमुच बिगड़ा हुआ है। ये अभी तक बीच में हम लोग जो देख रहे हैं, तब तक बातचीत चल रही थी, तब ये पहली बार है कि फिर से एक दूसरे के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू किया है। और जो ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसेज पर कल हमले की खबर आई है, वो ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि एक बार वो शुरू हो गया तो फिर तो वो जिसको कहते हैं कि स्पाइरल इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद अमेरिका और ईरान ये समझने को तैयार हैं कि युद्ध खत्म करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं। दुनिया को तो जो परेशानी होनी है वो हो ही रही है, एक समय के बाद वो अभ्यस्त भी हो जाएगी, लेकिन उन दोनों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब क्या लेबनान की वजह से ही हुआ? तो लेबनान से तो एक भी दिन युद्ध नहीं रुका है, किसी एक दिन नहीं रुका है। जो सदर्न लेबनान है उस पे तो बाकायदा इजराइल ने अपनी कॉलोनी तक बसा ली है, मिलिट्री कॉलोनी। तो ये मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि क्या ट्रंप जहां तक पहुंच गए थे वहां इतना अड़ गए कि फिर से फिसल कर नीचे आ गए। उन्होंने खुद पोस्ट किया था कि मैंने ही अपनी टीमों से कहा है कि 2-3 दिन और लो, नहीं हो चुका था वो सब कुछ, डील फाइनल थी, क्योंकि दोनों की तरफ से बयान आ गए थे, चाहे न्यूक्लियर पर हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। इसके अलावा कोई मुश्किल थी नहीं। फिर तो आपको एसेट जो फ्रीज किए हुए थे उसको आपको छोड़ना था, और साथ में उनके मामला अभी भी संभल सकता है या हाथ से निकल नहीं, मामला संभल सकता है, लेकिन ये अब ट्रंप को तय करना पड़ेगा। ईरान तो भाई जब आप एक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर वो क्या करेगा। ट्रंप तो कितने बेचैन थे, वो तो आपको उस पूरी खबर से पता लग गया होगा, जिसमें उन्होंने गाली देते हुए लगभग गाली दी और नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो, यू आर क्रेजी, तुमसे पूरी दुनिया नफरत करती है, तुम्हारी वजह से इजराइल से नफरत करने लगी है, मैं ना हूं तो तुम जेल में चले जाते। ट्रंप बेचैन है, लेकिन उनका बहुत भयानक डुअल कैरेक्टर है, डुअल कैरेक्टर है। वो आदमी जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो अचानक दूसरे को डराने के लिए कुछ इसी तरह के निर्णय लेता है।
ये चाहे आप जितने एक्शन आप उनके देखिए, चाइना के साथ जिस तरह से कर रहे हैं, दुनिया के साथ जो टैरिफ कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी कंपनियों को हड़काते हैं, यानी अपने भी यहां के लोगों को एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक जिस तरह से बात करते हैं, उनको जो एक आदत हो गई है ना कि अंत में हमने डील कर दी, अब उनकी डील कोई ले नहीं रहा लेकिन फिर भी हमने डील कर दी, वो मुश्किल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम जो समझ रहे हैं वो दुनिया नहीं समझ रही है। उनकी अपनी सेनेट की हियरिंग में मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं, सेनेटर ने सामने से कहा, अरे तुम तो भीख मांग रहे हो ईरान से, तुम तो भीख मांग रहे हो समझौते की। ये वो लोग अमेरिका के सांसद कह रहे हैं उनसे, तो वो थोड़ा सकपका गए रूबियो। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, लेकिन आप देखिए। And now we're begging to get back into a deal. No one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy's losing hundreds of millions of dollars a day. I don't know where you're getting this perception that Iran is stronger. Iran has no navy left. They've lost a substantial percentage of their defense industrial base. That Iran has lost a substantial percentage of their missile launchers, and their economy is far worse today, and I mean far worse today than it was 6 to 9 months ago. And they are looking at hundreds of billions of dollars of reconstruction costs just to get to where they were 6 इकोनॉमी की चिंता ईरान कर रहा होता तो वो इस हालत में होता नहीं जहां वो है। अरे वो तो है ही, वो तो मरने के लिए लड़ने के लिए उतरा हुआ है। लेकिन रूबियो साहब कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे। मार्को रूबियो साहब ने जो बोला है सेनेट मेंबर के जवाब में, उससे ही लग रहा है कि वो परेशान है। मतलब वो जो जिस तरह का एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं नहीं इतना नुकसान हो रहा है, नुकसान और उसकी चिंता तो उन्होंने की नहीं, जैसे आपने भी बोला, और मुश्किल में हो गए। और ये गाड़ी चलते चलते ट्रैक पर उतर गई है। कल की बात को हम लोग देखें तो इसको आप बहुत ऐसे आसानी से मत दीजिए कि जिस तरह से कुवैत और बहरीन में यूएस के एयर स्पेस पे उन्होंने हमला किया, तो अब ये क्या होगा कि ट्रम्प साहब भी करेंगे फिर दोबारा कुछ और बड़ा काम, तो ये फिर से वहीं पर आ जाएगा जो हम लोग रोजाना बात कर रहे हैं, जिसको हर्ष जी ने बहुत बड़े विस्तार से चर्चा की है कि ये युद्ध तभी रुक सकता है कि जब सौरभ जी समेत सारा दुनिया मान ले कि भाई ये ट्रम्प साहब की वजह से की जीत हो गई है। हाँ। असली अरे पूरी दुनिया की तो सांसें अटकी, वो तो कह भी देगी, वो तो ईरान से सुनना चाहते हैं। हाँ, मतलब वो ईरान उसमें शामिल है कि वो लिख कर दे, बाकी कोई मसला नहीं है। उनको ये दिखना चाहिए। और अभी ये सब कुछ हो रहा है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए लगातार कुछ होता रहता है कि किसी दिन लगे कि भाई जैसे सेनेट मेंबर जिस तरह से कर रहा है वो एक मतलब ट्रम्प भी परेशान है, वो परेशान है जो नेतन्याहू के साथ किया है इन्होंने, मतलब वो परेशानी का मतलब ये डर गए थे कि अरे इसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब अभी जो बात आपने कही सर, उस पर जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई लेबनान अगर वजह है दोबारा लड़ाई शुरू होने की, तो लेबनान में तो जंग कभी रुकी नहीं थी। एक बयान आपको मैं पाकिस्तान में चर्चा का वो सुना रहा हूं, उन्होंने ये कहा, वो तो ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पूरा मौका दिया इस डील को, नेगोशिएशन को इतना लंबा खींचने की वजह ये है कि तुम्हें जो करना है लेबनान में जितना कर सकते हो कर लो और उसके बाद फिर हम जाकर के फाइनल इनसे बात करेंगे। लेबनान के सीज फायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की टोन भी चेंज हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है वो ईरान के साथ हमारा सीज फायर हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया को सबको नजर आ रहा था कि इजराइल के लिए सारा सीज फायर रोका हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर चाहिए। उस कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर में लेबनान शामिल था और इजराइल लेबनान के 2000 किलोमीटर पर कब्जा किए बगैर सीज फायर करने को तैयार नहीं था। अब जब इजराइल ने 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है तो इजराइल को मजीद इलाके चाहिए नहीं है। इसीलिए कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मैंने नेतन्याहू को कहा है कि बैरूत पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। बैरूत उसको कभी चाहिए नहीं था, उसको जो सही कह रहे हैं 2000 किलोमीटर जमीन वो ले चुका, वहां के किले, टीले, चोटियां, पहाड़ियां, किले सब कुछ ले चुका है। सर ये रिवर है कौन सी ना उसके इधर। सर ये बात सही है क्या? अच्छा, अगर ये बात सही है तो ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली क्यों दी लेबनान को मारने के लिए? आपको देखिए 2 दिन पहले तक खबर आई थी गैलीली तक उन्होंने कब्जा, उसके बियॉन्ड जाकर के कब्जा कर लिया है। तो जो काम इजराइल का करना था वो तो इजराइल अपना लेबनान में करेगा, और हिजबुल्ला को जितना मारना था उसने पिट दिया है, बहुत ठीक से पिट पाट दिया है। उसके कमांड सेंटर हैं उसको ध्वस्त कर दिया है, उसके चीफ को मार डाला। तो जो काम इजराइल को करना था वो लेबनान के अंदर कर रहा है और उसको करना भी है, क्योंकि देखिए वहाँ से यदि रॉकेट लॉन्चिंग यदि आती है तो इजराइल की जनता कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि नेतन्याहू रिटेलिएट न करें। अब रही बात कि क्या यहाँ से हमें आगे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ट्रंप यही चाहते होंगे
कि ये समझौता हो जाए, इज्जत के साथ हम वहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन मूल मुद्दा उनको आकर के आ जा रहा है कि उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ईगो दांव पर लगा हुआ है। ये अभी तक आप बेशक कह लें, लेकिन अमेरिका तो ठीक था, प्रतिष्ठा तो उस आदमी की कभी रही नहीं, प्रतिष्ठा अमेरिका की दांव पर लगी हुई है। हाँ, अमेरिका की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो भी मिट्टी और अमेरिका की प्रतिष्ठा इसलिए है कि ईरान को जितना आपने समझा था कि 15 दिन में, 20 दिन में, हम 25 दिन में हम ध्वस्त करके लौट आएंगे, जैसे रसिया यूक्रेन से नहीं बाहर निकल पा रहा है, आज तक नहीं निकल पाया है। रसिया ने तो एक फतह भी किया, कम से कम जमीन ग्राउंड पे डोनबास वगैरह इलाका जीत जात करके अपने में मिला लिया है, कब्जा कर लिया, कब्जा ही कर लिया है। जो रसियन क्षेत्र, जो रूसी जहां भाषा बोल, ये भी नहीं संभव कर पाए हैं। दूसरा, जितने खाड़ी के देश थे वो आज के दिन में सारा वो अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं जी। उनको डर लग रहा है कि अब तो इस क्षेत्र का एक बहुत पावरफुल नेता खड़ा होकर के जो है वो ईरान खड़ा हो गया है। अब हमारी कौन सुनता है? अब सऊदी अरब की उस इलाके में कौन सुनेगा? अब यूएई की कौन सुनेगा? मिलिट्री टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, हम आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री टर्म्स में, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में आज के दिन में उस पूरे रीजन में यदि कोई दादा निकल करके आया है तो ईरान निकल करके आया है। इसमें तो कोई शक दिखाई नहीं दे रहा कि अमेरिका जो चाह रहा था वो कर ही नहीं पाया और पूरी दुनिया को हॉस्टेज बनवा दिया। ईरान ने किया वो बात ठीक है, लेकिन इस हालत तो इसके साथ आपने उसे जितना मारा हो, बहुत अच्छी मारा हो, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को उसने धूल में मिला दिया। आप उस पर अपनी शर्तें नहीं थोप पाए। नहीं थोप पाए। एक नजम सेठी जी का, पाकिस्तान के पत्रकार का एक बयान है, इसका आगे वाला वो जरा सुनवा दीजिए। वो तो खुल के कह रहे हैं कि भाई आप मानिए ट्रंप हार गए इसमें, अगर वो चाह रहे हैं कि ईरान लिख के देखिए सरेंडर है। जिस दिन अमेरिका समझौते की मेज पे आया उस दिन ही अमेरिका का सरेंडर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप हार गया है ये जंग, ईरान ये जंग जीत गया है और ये जो डील होने जा रही है इसके लफ्ज़ सरेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है जी, कि वो डोनाल्ड ट्रंप है सरेंडर्ड। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तो मौत है, सियासी तौर पे ये कहा जा रहा है। अच्छा। कि इस दलदल से कैसे निकलेगा वो। डील करता है तो गाली पड़ती है कि आप तो छोड़ के आ गए, ईरान जीत गया है, और डील नहीं करता और जंग करता है तो जंग में भी हार जाएगा, पहले भी हारा है, आगे भी हार जाएगा। तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो इसको तो बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरी नजर में तो ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। जंग में वो आप ईरान को हरा नहीं पाए हो, समझौते पे अपनी शर्तें थोप नहीं पाए हो, तो हारा तो अमेरिका ही। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ट्रंप का ये जो व्यवहार है, एक बिगड़ेल, एक अहंकारी, एक जिद्दी नेता के रूप में जो उन्होंने व्यवहार किया वो पूरी दुनिया को संकट में डाला है। अमेरिका के साथ तो ठीक है, जो होगा होगा, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया जिस तरीके से इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण संकट से गुजर रही है, भारत को जो संकट गुजरना पड़ रहा है, अब वक्त आ गया है कि ट्रंप के खिलाफ मुझे लगता है पूरी दुनिया के बड़े नेताओं को बयान देना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए कि ट्रंप की मूर्खतापूर्ण जो व्यवहार है ईरान को लेकर, उसके कारण पूरी दुनिया को जिस तरीके से उन्होंने बंधक बनाने का काम किया है। उनके विदेश मंत्री तो कह रहे थे कि भाई कॉमा और फुल स्टॉप की बातचीत हो रही, बाकी हमारे सारी बातचीत हो गई। किससे बात हुई थी, किस पे सहमति बनी थी, और कल हमला शुरू हो गया, फिर से पूरी बातचीत पटरी से उतर गई है। कौन किससे बात कर रहा है? ईरान कहीं नहीं कह रहा है कि हमारी कोई बात हुई और इन 4 मुद्दों पर हम सहमत है, इन 3 मुद्दों पर हमारी बातचीत जारी है। एक भी मुद्दे पर ईरान ने सार्वजनिक सहमति जारी नहीं की। अमेरिका कहता रहा कि बातचीत हो रही है और लास्ट स्टेज हमारी बातचीत होने वाली है। तो आप कतर को शामिल करते हो, आप पाकिस्तान को शामिल करते हो, तेहरान में तमाम दुनिया के नेता जाके बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हमला शुरू हो जाता है। अब मुझे लग रहा है कि बातचीत फिलहाल कोई उनके बीच पूरी तरीके से बिगड़ गई है और फिर यह युद्ध के इसमें चला गया। लेकिन इसका असर अगर ये चलता रहा 7 दिन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद हो गया, फिर वहां से जहाज की आवाजाही बंद हो जाएगी, तो भारत पे इसका क्या असर होगा, दुनिया पे क्या असर होगा। और ईरान जो कह रहा था कि मैं टोल टैक्स वसूल करूंगा, अगर वो फिर अड़ गया कि मैं अब किसी भी हालत में बिना टोल टैक्स से नहीं दूंगा, तो क्या होगा। मुझे लगता है कि बड़ी संकट ट्रंप ने दुनिया के लिए खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ अब अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक संकट है। और अमेरिका का विरोध और ट्रंप का विरोध सबको करना चाहिए, भारत को भी इसका विरोध करना चाहिए कि आपके इस बिगड़ेल और जिद्दी व्यवहार के कारण पूरी दुनिया सफल हो रही है। ट्रंप, इन्होंने, रूबियो ने यह भी कहा वहां कांग्रेस में अपने सेनेट में कि ईरान के साथ पहली शर्त ही यह है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले। वो मानने को तैयार नहीं है फिलहाल, वो अपनी बात पहले मनवाना चाहता है कि ब्लॉकेड पहले खोला जाए। एक बड़ी बात और मार्को रूबियो ने बताई, जिसका जो पूरी दुनिया को, जिसके बारे में उत्सुकता थी कि कहाँ है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, अली खामेनी के बेटे।
तो उनके बारे में रूबियो ने कहा है कि मुश्तबा ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव होकर ईरान के अहम फैसलों में वो शामिल हैं। रूबियो ने अमेरिकी सेनेट के पैनल को यह बताया कि उनके पास ऐसे पुख्ता संकेत हैं जो ये बताते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई किसी ना किसी स्तर पर देश के अहम फैसलों में सक्रिय हैं। Was wondering at the outset if you could talk to us a little bit about the fractured Iranian regime and how that might be making negotiations more difficult. Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original supreme leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it. He was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging. मुश्तबा खमेनेई का जीवित होना, एक्टिव होना, जैसा रूबियो साहब कह रहे हैं, ये दुनिया में शांति के लिए किस रूप से देखा जाए? क्योंकि ये भी कहा गया था कि ये अपने पिता से ज्यादा कट्टर है। इनके पिता ने तो ये कम से कम फैसला लिया हुआ था कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या मुश्तबा खमेनेई ऐसा सोचते हैं? जिनके पिता की हत्या हो गई, उनके परिवार में और लोगों की हत्या अमेरिका ने की, वो इस वक्त कैसे उसके साथ नेगोशिएशन के बारे में बातचीत करते होंगे, फैसले लेते होंगे? और इसी बीच एक पूर्व CIA अधिकारी ने एक बड़ी अहम बात कही है। अब ये दावा है, इसकी कोई सच्चाई है कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि एक वेल कनेक्टेड, वेल नेटवर्क्ड आदमी हैं और एक सीनियर पोजीशन पर CIA के अंदर रहे हैं। इन्होंने तो ये दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये साफ साफ बता दिया था कि अगर आपने ईरान के साथ इज्जत के साथ समझौता नहीं किया तो वो धमकी ये दे रहा है कि फिर मैं एक न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। मतलब आप खुद समझ लें इसका क्या हो सकता है। सुनिए। There was a message that the Pakistani foreign minister delivered directly to Marco Rubio on Friday. And it was basically the possibility that Iran will do a demonstration with a nuclear weapon. Now, does that mean it is a nuclear weapon developed by Iran, or does it mean it's a nuclear weapon that was given to Iran by, say, Pakistan or North Korea? भाई ईरान के पास 60% तक का एनरिच्ड यूरेनियम है। अब 60 तक का है या उससे ज्यादा का है, और जैसे ये बात कह रहे थे कि भाई उसका अपना भी हथियार है या कहीं से उसके पास और भी लिया हुआ है किसी का, कौन जाने। तो वो तो कह रहे हैं कि इस हद तक बात बढ़ गई थी। नहीं देखिए, मतलब जिस तरह के हालात थे उसमें ये निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसी बर्बादी ईरान की हुई उसके बाद अगर जरा सी भी क्षमता रही होती तो छोटा मोटा कोई उदाहरण तो आता। उनका जो जहाज न्यूक्लियर का, उनका कोई जो जहाज पहुंचा था अमेरिका का, जिसके वो कमोड सीट चोक हो गई थी, तो वहां कुछ होता, इजराइल में कहीं कुछ होता, कुछ तो होता। ये नहीं माना जा सकता है कि जहां वो लोग खड़े थे उनका सुप्रीम रिलीजियस लीडर मार दिया गया। एक के बाद हर दिन सुबह 3 नेता उनके मार दिए जाते थे। उनके IRGC के कमांडर, कुद्स कमांडर जितने थे सब मार दिए गए, इंटेलिजेंस चीफ, और उसके बाद भी वो उसको रखे रहेंगे कि अच्छा चलो किसी और दिन इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये लगता नहीं, मुझे किसी कीमत पर नहीं लगता है। अभी इस स्थिति में ईरान नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन को इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि वो कैपेबल है। उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। मुश्तबा खमेनेई जीवित हैं, देखिए न्यूक्लियर वेपन उसके पास हो या नहीं हो, जो दावी जो CIA का अधिकारी है दावा कर रहा है कि हो सकता है नॉर्थ कोरिया ने उसको दे रखा हो या पाकिस्तान ने ही दे रखा है। एक ही या दो ही यदि न्यूक्लियर वेपन हो, या 2 ही या 4 न्यूक्लियर, कोई भी आज के दिन में न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करता है। वो डेटरेंस के तक के लिए ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन चला देता है, चाहे वो इजराइल पे चला देता या खाड़ी के देश पर चला देता, कहीं पर जाता है, या अमेरिका के किसी फ्लीट पर ही मार देता, तो फिर ईरान का नक्शा नहीं रहेगा। फिर अमेरिका को ये लेजिटिमेट राइट मिल जाता
कि उस पर न्यूक्लियर बमबारी करना शुरू कर वो तो खैर बात आप ठीक है, लेकिन क्या उसके पास न्यूक्लियर वेपन की अब कैपेबिलिटी रहे है? कि न्यूक्लियर वेपन अभी तक जो पूरी दुनिया के जो एजेंसियां हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि 60% तक अभी यूरेनियम इनरिचमेंट किया है, इससे आगे नहीं। 90% इनरिचमेंट हो जाता तब वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता था, जो अभी नहीं है उसके पास। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो ये कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इस हद तक तो हैं उनके पास कि जरूरत पड़े तो वो कर ले, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब के इस पास से सहमत ये हूं तो कि अमेरिका कहता था ये 10 दिन में 15 दिन में बना सकते हैं, लेकिन वो कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूज करके तो फिर सारी लड़ाई एक तरफा हो जाती। फिर तो आप अमेरिका को रोक भी नहीं सकते, किसी को भी नहीं रोक सकते, और ईरान अकेला पड़ जाता है एक तरह से। अभी जो ईरान को जो भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो न्यूक्लियर पावर केवल डेटरेंस के लिए ही अभी तक दुनिया में यूज हो रही है, अमेरिका ने जो एक बार यूज किया उसके अलावा। लेकिन आप रूबियो साहब ने जो बात बोली ना, उसको महत्वपूर्ण मतलब बारीक तरीके से समझिए। जो सेनेट में उन्होंने बोला मुस्तफा खामनेई के बारे में, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका किसी न किसी रास्ते से उनके टच में है। वो कोई सेनेट को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि खामनेई जिंदा है, उनके लिए क्या फर्क पड़ रहा है जिंदा है कि मर गया। उनसे हमारी बात हो रही है। हाँ, इसका मतलब है कि अमेरिका की बातचीत खामनेई से या उस स्तर पर हो रही जी, ऐसा मुझे उसका मैसेज लगता है। अगला दिन क्या लेके आने वाला है आपके साथ समीर जी? अभी तो युद्ध चलेगा सर, युद्ध चलेगा। अभी युद्ध चलेगा। जिस तरीके से मतलब कल से मिसाइल शुरू हो गई अटैक, मुझे लग रहा है कि कुवैत पे जिस तरीके से हमला किया गया है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो बातचीत की संभावना चल रही होगी बैकडोर में, लेकिन 48 घंटे के अंदर कोई बातचीत हो जाएगी और युद्ध विराम की बातचीत हो जाएगी, मुझे इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। कर्नाटका में 3 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आज से कर्नाटका में डीके राज की शुरुआत होगी। पूर्व डिप्टी सीएम आज सीएम हो जाएंगे। डीके शिव कुमार आपसे थोड़ी देर के बाद 4:05 पर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। डीके शिव कुमार के साथ 14 मंत्री भी आज बनने जा रहे हैं, उनकी लिस्ट भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले डीके शिव कुमार जी को आप जरा देख लीजिए, खुश हैं, देवेगौड़ा साहब से मिलने के लिए गए, बहुत अच्छी बात है। देवेगौड़ा जी कर्नाटक की राजनीति के सबसे सीनियर आदमी हैं, इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और डीके शिव कुमार और उनके जो उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे अभी तक सिद्धरामैया जी, इनके बीच एक एमिकेबल सोल्यूशन हो गया, ये बात कहनी पड़ेगी। अब बैठकों के अंदर जो भी हुआ, बाहर तो सब कुछ बड़ा गरिमामय रहा, ये अच्छी बात भी है। कांग्रेस पार्टी ने ट्रांजिशन करा लिया, ये उसके लिए राहत की बात होनी चाहिए। इसका क्रेडिट राहुल जी लें, चाहे सोनिया जी लें, चाहे खड़गे साहब लें, लेकिन ये काम हो गया। डीके साहब की ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। ये अपनी पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। ये केवल कर्नाटका में नहीं, पूरे देश में जहां पार्टी मुसीबत में फंसती है वहां उसके बचाव में भी आते हैं, उसमें हर तरीके से मदद भी करते आए थे, और एक पार्टी के सिपाही के तौर पर भी ये दिखाई दिए। इनके ऊपर दबाव भी बहुत पड़ा, ये जेल भी गए, करप्शन के मामलों में जेल गए, लेकिन इन्होंने किसी भी वजह से पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। कई बार ऐसी बातें आती थी, चर्चाएं होती थी, क्या डीके टूट जाएंगे, पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि इनके जो ज्योतिषी हैं उन्होंने ज़रूर ये बात खोल करके कही कि कई एक बार तो अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा हूँ, और रोए भी थे एक बार उनके सामने, लेकिन फिर पब्लिक लाइफ में उन्होंने कभी ऐसी कोई बात जाहिर नहीं होने दी। बहरहाल आज डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इनके पास 2 साल का कार्यकाल बचेगा। 3 साल रह लिए सिद्धरामैया जी, 2 साल में डीके शिव कुमार क्या डिलीवर करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी वो क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बनने से पहले, वो आपको सुनाते हैं। Dedication. I don't tell it was not a dream. It was a dedication. Dedication with hard work. So it was a tough, troubling times. Though it has been delayed, it was not been denied. So the entire party, I feel that there is not Shukumar here. It is a Congress worker who stood on this democratic setup with the history of the Congress party. डीके शिव कुमार कह रहे थे कि मैंने डेडिकेशन से काम किया, मेहनत से काम किया, ये सपना नहीं था मेरा। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस के लिए तो देर से मिला लेकिन मिला मुझे। निश्चित रूप से वो लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे वो, और मतलब आज देवगौड़ा साहब को जब वो करने गए थे तो पहला चुनाव तो देवगौड़ा से ही हारे थे। 1985 में सतनूर से देवगौड़ा साहब के खिलाफ 23 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे, और तब देवगौड़ा साहब कद्दावर जनता दल के नेता होते थे, और इतनी दबंगी से चुनाव लड़े शिव कुमार कि जब चुनाव हारे तो देवगौड़ा ने बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम बहुत युवा हो, आगे जाओगे राजनीति में। और लगातार वो कांग्रेस के अंदर सक्रिय रहे। जिस तरीके संकट मोचक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, सोनिया गांधी के लॉयल रहे,
वो शायद पहले ऐसे नेता है जब वो जेल गए जिससे मिलने सोनिया गांधी गई थी, तिहाड़ में मिलने के लिए गई थी, और अब तमाम अपने योग्यताओं को उन्होंने प्रूव किया। संगठन की बात हो तो चुनाव जिस तरीके से जितवाए अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते, हालांकि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और तब उनसे कहा गया था कि आपको बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनको पेशेंस का, पार्टी के प्रति कमिटमेंट का, गांधी परिवार के प्रति समर्पण का, और पार्टी को जब भी जरूरत पड़ी तब पैसों की व्यवस्था करने का, और जहां पर ऐसा लगा कि विधायक टूट रहे हैं, हिमाचल में ऐसा लगा कि भाई सिक्कू सरकार गिरने वाली तो रातों रात हिमाचल चले जाते हैं, सिक्कू सरकार को बचाते हैं। लगता है कि गुजरात के अंदर भाई अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव हारेंगे तो बेंगलोर से अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, विधायकों को मैनेज करते, राज्यसभा का चुनाव उनको जितवाते हैं। लगता है कि भाई राजस्थान में सरकार गिरने वाली है तो अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए वो चले जाते हैं। उससे भी उन्होंने कोशिश की थी, जब ज्योतिराज सिंधिया अपने विधायकों को लेकर चले गए थे, उससे भी उन्होंने कोशिश की थी कि कांग्रेस की सरकार बचे। तो कांग्रेस के हमेशा मजबूत हाथ रहे और मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगा होगा तो, लेकिन आप कांग्रेस को इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा कि भाई एक ओबीसी मुख्यमंत्री था आपका, आप उसको भी आपने हटा दिया है, अब आपके पास एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है। तो 60% आइंदा वाली जो कर्नाटका की राजनीति है उसमें अब डीके शिव कुमार, लेकिन एक बेनिफिट ये है कि डीके शिव कुमार के आने से वोकलिंगा जो अभी तक जनता दल का देवगौड़ा का बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ था, अब बड़ा वोट बैंक मुझे लगता है जनता दल से वोकलिंगा का टूटेगा और वो कांग्रेस के पास जुड़ेगा। अभी आने वाले 2 साल में वोकलिंगा समाज से, अभी 2 साल कैसे सरकार को लगाते हैं, अभी 2 साल सरकार कैसे चलाते हैं, कैसे साथ में लेके चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें सबकी विजेता है। सिद्धरामैया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए, उनके बेटे यतेंद्र कैबिनेट मंत्री बन रहे, जो सूची आई है 14 मंत्रियों की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी खुश है कि उनके बेटे भी कैबिनेट मंत्री उसके अंदर बन गए, साहब के बेटे मंत्री बन सबके गए, परिवार के, सबके परिवार सुखी परिवार है, सब संपन्न परिवार है। डीके शिव कुमार के साथ जी परमेश्वर सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, के.एच. मुनियप्पा होंगे मंत्री, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बैरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यूटी खादेर, ईश्वर खांद्रे, यतीन्द्र सिद्धरामैया, ब्यार्थी सुरेश, शरण प्रकाश पाटिल जी। जी परमेश्वर साहब तो सोच रहे थे कि चीका टूट ही जाए किसी किस्मत से। डिप्टी सीएम जब ये झगड़ते थे तब तक उनको लगता था कि हमारा कुछ बन जाएगा, कुछ हमारा भी नंबर आ सकता है, वो जो है नहीं बन पा। हाँ, यही सोचिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। खैर, अब ये तो कौन सी जाति का क्या, ये तो हर जगह बैलेंस किया ही जाता है। बात यह है कि डीके शिव कुमार कैसी सरकार चलाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार डीके अच्छी चलाएंगे, और एक तरह से कहें कि उनको जब कोई आदमी दबाव में ज़्यादा होता है तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। अब उनके साथ मुश्किल है कि उनका बैगेज बहुत है, बहुत। मैंने उस दिन भी कहा था ना, तो चंद्रबाबू नायडू जी दूसरे नंबर के हैं, नंबर 1 पे वही है, अमीर विधायक। हाँ, अमीर विधायकों में वही 1400 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्ति है। लेकिन असली संकट दूसरा वाला है। एक तो जो समीर जी ने एक लाइन में कहा कि ओबीसी वाला, तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी आक्रामकता से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। दूसरा, क्या सिद्धारमैया सिर्फ अपने बेटे के मंत्री बन जाने भर से और सीडब्ल्यूसी में जाने से मान जाएंगे? क्योंकि उनके मन में भी तो एक ही बात हो सकती है, अभी तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो बात हो सकती है ना कि भाई हमको बन जाने देते, इसके बाद तुम सरकार लाते, हमने तो कह ही दिया था, हमारी उम्र भी हो गई थी। तो बहुत अच्छा संघर्ष वाला, जिसको कहें कि वो रहने वाला, अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन डीके जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते रहे, एक तो उनका कमांड बहुत जबरदस्त है, और ये जिसको बार बार कहा जाता है ना कि कांग्रेस स्टाइल के नेता है, वो जो कांग्रेसी नेता होता है अच्छा वाला, वो कांग्रेसी नेता है। तो मुझे लगता है सरकार अच्छे से चलेगी। अब बाकी तो मतलब 26 से 28 का ये रास्ता जो है वो तो आगे तय हो। नहीं, 28 के आगे की बात नहीं बता देता हम। वो इनके जोशी जो हैं, उन्होंने अभी उनकी भविष्यवाणी इतनी तो सही हुई कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं बार बार कहता था, ये तो आज छोड़ चुके थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि डीके एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डीके लंबा चलेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि आगे भी डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं इसको पॉलिटिकल सवाल ये मेरा ये है कि 28 में कांग्रेस के चांसेस सिद्धरामैया के साथ बेहतर रहते हैं या डीके शिव कुमार के साथ? 2 साल पहले पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं, डीके शिव कुमार अच्छे लीडर हैं, और पिछला चुनाव भी मैं समझता हूँ कि डीके शिव कुमार ने ही लड़ा था। अब वो तो अब 2 साल में कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या होता है, और उसके बाद कैसे निकल कर आते हैं, और जो बीजेपी है वो किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसको भी बड़ा लंबा हो गया है। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं इस बात से सहमत हूँ जी कि सिद्धरामैया साहब को आप देखें तो जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है वो बिना पद के उनको रहना है ना बेचैनी पैदा करता है बहुत ज़्यादा। वो देवेगौड़ा साहब को वो क्या दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, तो देवेगौड़ा को बुके छोड़कर आ गए थे कांग्रेस। हाँ, देवेगौड़ा जी को छोड़ के आ गए थे। तो अभी ये समझना कि सिद्धरामैया साहब ऐसे ही रहेंगे
ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे उनको लगता जनरल है। सेक्रेटरी बना दिया ना? नहीं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर, सीडब्ल्यूसी का मेंबर। ठीक है, सीडब्ल्यूसी मेंबर से काम नहीं। बड़ा पद दिया सर, मेन बॉडी। एक अध्यक्ष जी को तो, एक मुख्यमंत्री जी को तो अध्यक्ष बना रहे थे। उससे भी बड़ा होता है क्या सीडब्ल्यूसी? सही बात है। लेकिन शिव कुमार डीके जो है वो अच्छा सरकार चलाएंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, और संगठन पर उनकी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी उन पर कैसे हमलावर होती है, और वो जो गाड़ियां कई जीपीएस वाली चलती हैं वो कैसे कहाँ पहुंचती है। राज्यसभा तो नहीं गए ना, वो मना कर दिया उन्होंने, राज्यसभा में नहीं जाऊंगा, नहीं गए। इसमें बस एक ही चीज, चूंकि अगर ध्यान मेरे लोगों को चूंकि कुर्सी की कहानी समझ में आ जाए, तो जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी दिल्ली आ गए, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई दखल देखी कहाँ देते हैं, वो दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए। तो सीतारामैया जी भी ऐसे ही कर्नाटक की राजनीति में कोई दखल नहीं देंगे। तो इस पर कमेंट आपको, मैं अगली खबर पर आऊं। नहीं, कमेंट नहीं, बस एक ही लाइन जो कह रहे थे हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन मुख्यमंत्रियों को हटाया और जिनको भी केंद्र में ला करके हाईकमांड ने कोई जगह दी, वो प्रदेश की राजनीति में हमेशा मट्ठा घोलते रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। वो चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, चाहे उनके पूर्ववर्ती रहे हों। बिहार में तो मैंने ऐसा ही देखा है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, जो है राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। तो कहीं भी मुझे लगता है कि सिद्धारमैया जो है वो डीके शिवकुमार के लिए रास्ते आसान नहीं रखेंगे। ठीक है सर। यूपी की खबर आपको मैं बताता हूं। यूपी से ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप नहीं है, लेकिन चूंकि अब चुनाव वहां नजदीक आ रहा है तो रोज कुछ तो होता ही है। चुनाव की पिच तैयार हो रही है, इसको आप कह लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने तो खैर फील्ड सेट्स कर ही दिया पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो बिल्कुल हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर इस वक्त चल रहे हैं। रोजाना उनके बयान आते हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अभी पिछले मंगलवार को उन्होंने क्या किया था, आज बुधवार हो गया ना, हाँ, तो अब पिछले मंगलवार को भी उन्होंने भंडारे में जाकर के प्रसाद बांटा था। आज भी, कल भी उन्होंने यही काम किया। बड़ा मंगलवार था, आज कल फिर उन्होंने पूरी सब्जी जो है वो बांटी है। बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं वो लगातार दे रहे हैं। कल 5वीं बार उन्हें बड़े मंगल की बधाई दी है। तीसरे बड़े मंगल पर भगवा गमछा डालकर भंडारा खिलाते नजर आए थे। 18 मई को लखनऊ में लाठीचार्ज में घायल वकील को रामचरितमानस उन्होंने भिजवाई थी। तस्वीर पोस्ट करके योगी सरकार पर हमला बोला था। तो वो भी थोड़ा सा ये तो साबित करना ही चाहते हैं, भाई हम भी हिंदू ही हैं, हम भी सनातनी ही हैं, और ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है बताने की, ये इसीलिए शायद करना पड़ रहा है। देखिए, आसाम और बंगाल ये दो चुनाव अभी, उसका मैंडेट देख करके अखिलेश जी के लिए ये करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग ने ये आस पाल रखा था कि 33% मुसलमानों के आधार पर हम पूरी अपने प्रदेश की राजनीति बदल जाएंगे और हम अभिजीत रहने वाले हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके साथ दो चीजें और जुड़ गई हैं। देखिए, हिंदुत्व का चेहरा अपने आप को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी को बोलना पड़ा था। हेमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार नैरेटिव में बोलते रहे हैं। ये तो उसके एक ढंग से विग्रह के रूप में पहले से ही आकर के खड़े हैं जोगी जी भगवाधारी, और ये रोज बोल रहे हैं। कल भी हमने कल की एक खबर आई है कि जो है वो वहां भी सफाई अभियान अच्छा खासा बुलडोजर चला है वाराणसी में क्लियर करने के लिए। और सर यहाँ चल रहा है खोड़ा गाजियाबाद में, कल मदरसा भी, आज भी जितने मदरसे इलाके में मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आप ही बोले रहे हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं तो लगता है कि यही कर देते हैं। तो ये अभियान पूरे आपको भी बोलने की जरूरत नहीं रह गई अब। हाँ, तो पूरे प्रदेश में अभियान ये चल रहा है। ऐसी स्थिति में जोगी, ये मजबूरी है अखिलेश जी की, ये मजबूरी है। आपने योगी जी का कल का बयान सुना, आप गलत को गलत कहना बंद कर देंगे सर? मैं बोलूंगा, राम मंदिर नहीं, मैं बोलूंगा तो अपने आप पता लगेगा। सपरिवार राम मंदिर एक बार चले जाए, सब कुछ हो जाएगा। चले जाए राम मंदिर दर्शन करने। योगी जी ने कल कहा, आपने कहा राम मंदिर, तो योगी जी का कल का वही बयान हमने निकाल के रखा था। उन्होंने कहा कि सपा घोषित रामद्रोही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है,
वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कुछ पता किया आपने अखिलेश जी के कैंप में? कुछ क्या बहुत सोच समझ कर कि कुछ किया जा रहा है सब? नहीं, सोच समझ कर ही किया जा रहा है। और अभी जो समीर जी ने कहा, तो मेरी जो समझ बन रही है और जो अब जिसको कहते हैं ना, जो संकेत मिलते हैं, जाएंगे चुनाव से पहले अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। विकल्प ही उनके पास नहीं बचा हुआ है। बहुत लेकिन मुश्किल। सवाल यही है, बहुत मुश्किल त्रिपाठी जी, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो परिणाम, मतलब उस पर फिर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने के बाद कितना बहस कर पाएंगे उसकी चर्चा कीजिए। जो आपको क्यों लग रहा जाएंगे? नहीं, मतलब आप सोचिए ना जरा, वो जाके पाएंगे क्या? जो उनको वोट अभी नहीं कर रहा है हिंदुत्व के लिए, वो राम मंदिर चले जाएंगे तो करने लगेगा। फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसको जरा समझिए, मुसलमान कोई राम मंदिर चले जाने से वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होता नहीं है। एक तो मुसलमानों को हर तरह से इतना आपने कर दिया है देश के मुसलमानों को कि वो चाहता है कि हिंदू न दिखे। ये नेता लोगों का खेल है। लेकिन अगर वो जाएंगे तो कम से कम उनकी पार्टी के लोगों को बात करने में, बयान में, ये सारी चीजें नहीं काम आएंगी जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सब काम नहीं आने वाला है। वो तो तभी काम आएगा जब भगवान राम के सामने उनकी शरण में, उनके चरणों में झुके हुए तस्वीर आएगी। उसके अलावा कोई और ये सब नहीं काम आने वाला है भाई। आप इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जैसे शुभेंदु के स्टेट में लोग अंडे फेंक रहे हैं? नहीं। तो वहां पर पूरा धैर्य से सुन लीजिए, वहां पर ये नहीं कर सकते कि ये राम कार सेवकों का हत्यारे का ये है, उन हत्यारों के साथ खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहा है। ये क्या वहां की आवाज नहीं निकल सकती और तब अंडे नहीं चल सकते? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं चल सकता, ऐसा नहीं लगता। संभल में स्टैंड क्या रहा है अखिलेश यादव का? वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो उस पर तो राजनीति चली रही उसका। लेकिन कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहीं जा रहा हो और उसके ऊपर इसलिए कि अच्छा मंदिर जाने से कोई रोक दिया जाए या किसी को कुछ किया जाए, ऐसा नहीं होता है। और राम मंदिर जाने पे तो कतई नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि चर्चा नहीं, जाने पर रोकना नहीं, कटाक्ष। इनकी पार्टी के नेता जो हैं हर पार्टी में होते हैं बयानवीर, उन्हें अपनी खुश करने के लिए बयान देते होंगे लेकिन करते नुकसान है। इनके एक विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि भाजपा और उसका हर जो भी सहयोगी दल है वो आतंकवादी है। इनके कामों में और एक आतंकवादी के काम में कोई अंतर नहीं है। वो भी धर्म पूछ के हत्या करते हैं और यही आरोप इन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर लगाया। अब ये कहां जा रहे हैं ये इसकी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी और आतंकवादियों में कोई भी अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सहयोगी दल इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे आतंकवादी करते हैं। आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करती हैं। किसके लिए कह रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो कल एनकाउंटर हुआ, परसों एनकाउंटर हुआ, उसके लिए कोई खबरों में तो वही चल रहा था, ये गाजियाबाद वाला जो एनकाउंटर है, मुसलमान लड़का जो मारा गया जिसने हत्या की थी। असली संकट यही है कि ये लोग मतलब काम ऐसा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि अपनी बात कहने का अवसर मिल जाए। कई बार कहा जाता है ना कि चलो जाने दो, तुम्हारी बात नहीं आएगी सामने तो कैसे आएगी। और ये उल्टा करते हैं, उन्हीं के पीछे जाके खेलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम तो पिट गए। सर पार्टी के लिए एनकाउंटर कर रहे हैं क्यों पता नहीं, कुछ होता है। सब लोगों को अपना जोश रहता है। रविदास जी को हर दिन कुछ ना कुछ बोलना है उससे। लेकिन जो हम लोग राम मंदिर की बात कर रहे थे ना, देखिए अखिलेश जी जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अखिलेश जी वहां चले जाएंगे उससे उनका वोट बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता किसी भी हालत में। कि भाई, क्योंकि वही बात है कि योगी आदित्यनाथ से बड़े हिंदू तो नहीं हो जाएंगे वो वहां जाकर। या जो लोग नहीं दे रहे हैं वोट अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, वो इसलिए दे देंगे कि राम मंदिर चले गए। और वो नहीं जाएंगे तब भी जो हिंदू उनको वोट दे रहा है वो दे ही देगा। इसलिए नहीं देगा कि नहीं राम मंदिर नहीं गए थे तो नहीं देगा। मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क उनके उसमें मैसेज में नहीं लग रहा। हो सकता है कि वो चले जाएं वहां पर, कि एक पॉलिटिकल मैसेज ये ना हो कि सर इसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। आपने तो पद्म विभूषण दिया है सर, आपको याद है
मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर। तो वो तो खैर अलग इशू है, लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि योगी जी जो से बड़े नेता तो नहीं हो सकते वो, अखिलेश जी हिंदुत्व को लेकर, मतलब हमारे और हर्ष जी के विचार इसको ऐसे कह लें कि मान लीजिए कोई आदमी योगी जी के काम से नाखुश भी है, हाँ, तो भी वो तो शायद फिर भी वोट दे देगा हिंदुत्व के नाते, हाँ, लेकिन अखिलेश जी को हिंदू होने के नाते नहीं देगा। जो देगा वो वोट वैसे ही दे रहा होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मुसलमान यदि वो जाते हैं, एक लाइन बोल दूं, इससे जुड़ी हुई है। विजय जी कह रहे हैं कि वो जाएंगे तो भी उनका वोट नहीं बढ़ने वाला है, और जो हिंदू दे देगा, अब राम मंदिर नहीं गए, विरोध किए, उनके पिताजी गोली चलवाए, तब भी दे दिया तो दे ही देगा। अब यही फर्क है, और अच्छा है कि ये बहस लोग सुने। भाजपा की तो 4-4 राज्यों की सरकार गिर गई थी। भाजपा तो फैजाबाद सीट हार गई, अयोध्या, फिर भी राम मंदिर के कोई कार्यक्रम में कमी नहीं है। राम के लिए हो तो वोट की तरह नहीं देखते, ये वोट की तरह देख के भी नहीं जा पा रहे। और तब जाके जिनको आप कह रहे हैं वो हिंदू तब भी वोट दे देगा, कैसे दे देगा वो? नहीं, हम कह रहे नहीं देगा इनको। मैं कह रहा हूं हिंदू सोच के कभी हिंदू सोच के वोट नहीं देगा, जो वोट दे रहा है वो देगा। जो हिंदू वोट देता है फिर उसके लिए सोचिए। और क्या आपको लगता है क्या यादव अपने को हिंदू से अलग मान के देखेगा क्या? उसकी अलग वजह है ना, नहीं होगी ना वजह तो बदलती है ना एक समय के बाद। बंगाल में भी तो ये भ्रम था कि जो ममता जी का वोटर है वो चेंज नहीं होने वाला। कब तक आप उसको क्लब करके रखिएगा भाई? वो भी तो सोचेगा ना, ये गंभीर है मसला। ये अगर अखिलेश जी और उनके सलाहकारों को ये लग रहा हो कि नहीं राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला, हम जाएं चाहे ना जाएं, तो आप देखिएगा इस बार कितना प्रतिकूल प्रभाव उनके आपका मैसेज है ना। बीजेपी के लोग अगर समझ लेंगे तो फिर वो कहेंगे अब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्वयं ब्रह्म वहां पर बैठे। ये नहीं होने वाला है। तो आप जब कह रहे हैं कि हिंदू केवल इसलिए वोट देगा, ऐसा नहीं है ना। हिंदू अपने तरीके से वोट देता है, और वो हिंदू होने की वजह से वोट नहीं दे रहा है अखिलेश जी को, जो भी कारण से दे रहा होगा, जाति की वजह से दे रहा होगा। उसके लिए तो हम बात करना शुरू करेंगे ना, एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, क्राइम खत्म होने की बात करेंगे, माफिया खत्म होने की बात करेंगे, महिलाएं किस तरह से अच्छे से रह रही उनकी बात करेंगे, कौन सी ये फिर अलग बात करेंगे। सर एक मूल बात पे हम लोग, अखिलेश जी कभी तभी चुनाव जीत सकते हैं अगर योगी जी और भाजपा लोगों के मन से उतर जाए। हाँ, ये तो ठीक बात है। ठीक, ये ठीक बात है। वो हिंदुत्व की वजह से तो मन से नहीं उतरेंगे, बिल्कुल ठीक बात, काम की वजह से उतरेंगे। कोई इतना त्रस्त हो जाएगा भाई इन्होंने कुछ ही नहीं किया, तब जाके वो अखिलेश जी को, तब बीजेपी का वो वोटर अखिलेश जी को वोट करेगा। लेकिन क्या ऐसे हालात है वहां पे? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सेंसिटिविटी तो आती है ना कि इतना कुछ के बावजूद राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, अकड़ रहेगी, ये कैसे चल सकती है? देखिए, राम मंदिर जाने के कारण उनको नुकसान ये होगा कि राम मंदिर यदि चले जाते हैं तो मुसलमानों के बीच में बात चल जाएगी कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का जो बात थी उसके साथ आकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी खड़े हो गए। वो फिर भी समझ लेगा कि इनकी मजबूरी है जाने, समझेंगे वो भी नहीं जाने वाला। वो चलिए खैर आगे बढ़ते हुए, ये हम लोग रोज बात करते हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, समीर जी कोई डेट तय हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, ममता बनर्जी तो कह रही है कि डेट तय करो। राहुल गांधी से मैंने बात की, कल भी ममता बनर्जी ने कहा 8 जून का है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की सहमति नहीं बनी। अभी उद्धव ठाकरे भी आगे पीछे हो रहे हैं 8 जून को लेकर। उद्धव ठाकरे ने भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे आज की 15 पार्टियां आएंगी, नाम उसमें 4 के लिखे थे, कांग्रेस, सपा, उद्धव ठाकरे और टीएमसी। उद्धव ने भी कल बयान आ गया उद्धव का कि अभी कंफर्म नहीं 8 तारीख को आने का। उद्धव ठाकरे भी सोच रहे हैं कि इसके साथ जुड़ा रहना है कि नहीं जुड़ा रहना है। वो भी राहुल गांधी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में, वो भी विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी अकेले आए यहाँ पर, इंडिया गठबंधन की अकेली बैठे अटेंड करे और चली जाए। फिलहाल तो संभावना कम नजर आ रही है। अखिलेश यादव आते हैं, ममता बनर्जी आती है, उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया है फिलहाल आने से। इमरान मसूद का एक उनके यहाँ भी है सर, वैसे रविदास जी की तरह से बयान उनका है, सुन लीजिए। राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं तो देश में लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है। एक के ध्वजवाहक मोदी जी हैं और दूसरे के ध्वजवाहक राहुल गांधी हैं। लोगों को तय करना है कि कहां चलना है। तो कोई शक है लोगों ने तय कर लिया कहां चलना है? मुझे लगता है बाय एंड लार्ज लड़ाई तो बात तो सही कर रहे हैं। लड़ाई एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जिसमें योगी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, गजवाए हिंद नहीं बनने देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं,
और वो एक लोग हैं जो भारत और की सभ्यता और हिंदू संस्कृति वो को दावा ये कर रहे नष्ट थे, करने सवाल की ये लड़ाई था में। इंडिया उसके नेता बन गए राहुल गांधी। उसके नेता राहुल गांधी है। उन्होंने कहा है हमारे। अब तो राहुल गांधी है, ममता बनर्जी जिस तरह से हारी है, पार्टी टूट गई है, अखिलेश यादव को अपना चुनाव लड़ना है, वो राहुल गांधी को कहेंगे भैया इंडिया गठबंधन के नेता बन जाओ, उत्तर प्रदेश में मुझे ज्यादा स्पेस दे देना, तो राहुल गांधी अब सर्वस्वीकार नेता इंडिया गठबंधन के बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए सर, आज कहानी कुर्सी की में इतना ही समय। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, त्रिपाठी जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद। फिर करेंगे 1 बजे।